हेलो फेसबुक हो गया ना। अरे तो अतुल जी भाई साहब लाइव हैं हम जी। नमस्कार सभी लोगों को जो हमारे साथ फेसबुक लाइव के इस संस्करण में जुड़े हैं। भारतीय चित्र साधना एवं विश्व संवाद केंद्र भारत की ओर से मैं आप सभी लोगों का इस समीक्षा, जिसमें हम लोगों ने इस बार विषय लिया है सिनेमा एवं वेब सीरीज में बढ़ती भारतीयता, इसको इस विषय पर समीक्षा करने के लिए हम लोग यहाँ पर आज इस फेसबुक लाइव पर जुड़े हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं वरिष्ठ लेखक, कथा संवाद लेखक श्री दिलीप शुक्ला जी, जिन्होंने दबंग की कड़ियां लिखी हैं और अंदाज अपना अपना, घायल, दामिनी जैसी प्रसिद्ध फिल्मों का लेखन किया है। दिलीप शुक्ला जी का मैं इसमें स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हैं अनंत विजय जी, एसोसिएट एडिटर हैं दैनिक जागरण में, और पिछले ही वर्ष उनको सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आप बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक हैं, समीक्षक हैं फिल्मों के, वेब सीरीज के। मैं अनंत जी का भी स्वागत करता हूं अपनी आज की इस चर्चा में। हमारे साथ जो तीसरे व्यक्ति जुड़े हैं वह है विष्णु शर्मा जी। विष्णु शर्मा जी इंडिया न्यूज में कार्यरत हैं। आप भी लेखक हैं, फिल्म समीक्षक हैं। विष्णु जी का भी मैं स्वागत करता हूं अपनी इस आज की चर्चा में। साथ ही और सभी लोग जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं उनका भी मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। फिल्मों में अभारतीयता, जो एक ये विषय बड़े दिनों से चल रहा है, और समाज में हम लोग सोशल मीडिया पर और बाकी सब जगह भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग वेब सीरीज को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। सिनेमा में भी जिस प्रकार से एक खास किस्म का नैरेटिव तय करने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर भी बातचीत आजकल बहुत खुलकर हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि ये विषय जो है इस पर एक चर्चा की जाए, जिससे इस पूरी जो समस्या है, ये जो पूरी बातचीत है, इससे ये निष्कर्ष निकले कि आखिर ये समस्या क्या है और इसका समाधान क्या है। मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा अनंत विजय जी से। अनंत विजय जी से इसलिए करना चाहूंगा, आज सुबह ही उन्होंने दैनिक जागरण में एक अपना लेख लिखा है जिसका विषय है कि जिसका शीर्षक है वेब सीरीज पर लगाम लगाने का समय। अनंत जी, ये जो लेख है आपने जो लिखा है वेब सीरीज पर लगाम लगाने का समय, तो आपको ऐसा क्या महसूस होता है कि जिस वजह से आपको ये लेख लिखना पड़ा? अतुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय चित्र साधना और विश्व संवाद केंद्र दोनों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि ओटीटी जैसे मुद्दे पर बहुत समीचीन चर्चा का आयोजन आपने रखा। और लॉकडाउन जैसे समय में जब संवाद लगभग आभासी सा हो गया है और नीति नियंताओं तक हमारी बात पहुंचाने में जिस तरह की गोष्ठियां या बैठक हुआ करती थी वो लगभग बाधित सी हो गई है। ऐसे समय में इस विषय पर चर्चा करना और आप सब वरिष्ठ जनों के साथ मेरे लिए बहुत सुखद है। और जहां तक बात वेब सीरीज की है, तो मैं पिछले लगभग 2.5-3 साल से इस बात की वकालत कर रहा हूं। ये वेब सीरीज पर किसी भी तरह के नियमन के लिए अनुरोध करता लिखा गया मेरा ये 10वां लेख है। और मैं 10 साल से अपना स्तंभ लिख रहा हूं दैनिक जागरण में, और लगातार इस विषय पर लिखता रहा हूं। सरकार को भी, नीति बनाने वालों को भी और अपने पाठकों को भी मैं इस बात के लिए, क्या कहते हैं, प्रेरित तो कहना उचित शब्द नहीं होगा, इस बात के लिए मानसिक रूप से मैं सजग करने की कोशिश करता हूं कि जो वेब सीरीज में कंटेंट परोसा जा रहा है उस पर विचार करें। और
मेरे मेरे सामने तमाम वेब सीरीज की एक लंबी फहरिस्त है। कल हम लोग इस पर बात कर चुके हैं कि सबको इस बारे में मालूम होता है, इसलिए हम उस पर चर्चा उसकी नहीं गिनाएंगे। लेकिन कुछ वेब सीरीज है जिसका नाम लिए बिना चर्चा आगे बढ़ाना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा, जैसे मस्तराम या कविता भाभी या लीला भाभी। मतलब हम करना क्या चाहते हैं? जो हमारा आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट को भी अगर हम इस पर लागू करके देखें तो मुझे लगता है कि बड़ी महीन सी रेखा, बारीक सी रेखा बनती है अश्लीलता और, मतलब अंग्रेजी में बहुत आसानी से पॉर्न और सॉफ्ट पॉर्न कह दिया जाता है, और सॉफ्ट पॉर्न करके उसकी आड़ में हम बचने की कोशिश करते हैं। तो अश्लीलता एक अलग मुद्दा है। मुझे लगता है कि उसकी ओर एक अभिनेत्री जिसकी वेब सीरीज की मैंने चर्चा की है, उसने खुद कल ट्वीट करके कहा कि उसके पिताजी ने उसको बधाई दी कि आप बेटा, आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी वेब सीरीज आई है। तो उसने कहा, डैडी प्लीज वॉच दिस सीरियल व्हेन आई एम नॉट अराउंड। तो आप और हमारे सारे दर्शक ये समझ सकते हैं कि जब वो अपने पिता के साथ बैठकर उस सीरीज को नहीं देख सकती है तो वो कहना क्या चाहती है, ये स्पष्ट है। इसके अलावा मैं कई सारे बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं अतुल जी। कुछ वेब सीरीज में खास तौर पर मुसलमानों को लेकर एक दुराग्रह दिखाई देता है। वो वेब सीरीज बनाते हैं, उसमें थाने के बाहर 3-4 मुसलमान धरने पे बैठे होते हैं। संवाद लेखक लिखता है कि अरे ये तो ऐसे ही हर रोज आके बैठे रहते हैं। आप कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से सिस्टम के खिलाफ समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्टम के खिलाफ समाज के एक बड़े वर्ग में आप ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सिस्टम तुम्हारी नहीं सुनेगा। उसी तरह से अभी एक सीरीज आई, बहुत बहुत चर्चित सीरीज हुई, हमारे मित्र तरुण तेजपाल के उपन्यास पर बनाई गई, पाताल लोक उसका नाम है। उसमें मुसलमान कैरेक्टर है तो उसको तुरंत आईएसआई से जोड़ दिया गया और बहुत आसानी से उसको कन्विक्ट करार दे दिया जाता है, और ये सब कुछ सीबीआई के इसमें होता है। क्या इतना आसान है? आप पत्रकारिता में रहे हैं, हमने भी 26-27 साल पत्रकारिता में देखी है, राजनीतिक रिपोर्टिंग भी देखी है, लेकिन क्या एकदम से अब इस तरह से किया जाना संभव है? नहीं संभव है। लेकिन कल्पना की आड़ लेकर आप अपना एक एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं, अश्लीलता, अपनी एजेंडा, राजनीति, अब फिल्मों में एक फिल्म है मुक्काबाज, उसका एक संवाद है, कोई उसमें कोई संदर्भ नहीं है। नायक आता है, वो कहता है वो आएंगे, तुम्हारी हत्या करेंगे और भारत माता की जय बोलकर चले जाएंगे। वो क्या संदेश देना चाहते हो आप? इस संवाद का अर्थ क्या है, या इस संवाद का संदर्भ वहां क्या है? कोई यही समझा दे दर्शकों को। तो वो क्या होता है ना कि बहुत चतुराई से अगर आप अपनी विचारधारा को पोषित, पल्लवित और पुष्पित देखना चाहते हैं तो इसी तरह के छोटे छोटे वाक्यों से आप दर्शकों के दिमाग में देते हैं। अभी अभी आज की बात है, आज मेरे एक मित्र ने मुझे फोन करके कहा कि अश्लीलता तो कालिदास में भी थी, अश्लीलता तो भारतीय परंपरा में, खजुराहो में जाइए तो वहां अश्लीलता नजर आएगी। लेकिन वही जो मैं कह रहा था कि अश्लीलता में और सौंदर्य बोध में, दोनों में बहुत बारीक फर्क है। अगर आप थ्रीसम दिखाएंगे तो वो अश्लीलता आ जाएगी, लेकिन अब खजुराहो की मूर्तियों को देखने के बाद आपको अश्लीलता क्यों नहीं लगती, इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर हम समग्रता में वेब सीरीज के परिदृश्य को देखते हैं तो मुझे लगता है कि वेब सीरीज में बहुत कम ऐसे सीरीज है, जैसे क्रिमिनल जस्टिस है, साफ सुथरा सीरीज बनाया, आर्या है, बहुत साफ सुथरा, पंचायत है। अच्छे काम को रेखांकित किया जाना चाहिए और बुरे काम को भी उतने ही बोल्ड पेन से भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि भाई ये आपका अच्छा काम है, ये आपका बुरा काम है। समाज को बताना हम कलम के जो सिपाही अपने आप को कहते हैं, उनका दायित्व है कि आप समाज को बता दो
और फिर दर्शकों पे छोड़ो। दर्शकों को ये दिखाने की, अब ये एक वक्त ये भी आता है कि दर्शक देख रहे हैं, हम क्या करें, जो जनता पसंद करेगी हम ही दिखाएंगे। क्या फिल्मकार होने के नाते हमारा समाज के प्रति, देश के प्रति, सामाजिक वो सद्भाव के प्रति कोई दायित्व नहीं बनता? क्या हमारे देश के फिल्म के इतने बड़े जो बड़े बड़े फिल्मकार हुए हैं, उनकी जो लीगेसी है उसको आगे ले जाना हमारा दायित्व नहीं बनता? क्या भाई, हिंदी में भी कहा जाता था कि जो सस्ता होता है वही बिकता है, जो बहुत फूहड़ होता है वही बिकता है। तो मैं तो कहता हूँ धर्मवीर भारती क्यों बिकते थे? गुनाहों का देवता या मनोहर श्याम जोशी का कसब, वो भी बिकता है, वो भी उतना ही बिकता है। क्रिमिनल जस्टिस और ये अपना पंचायत भी उतना ही देखा गया। जरूरी नहीं है कि आप मस्तराम और कविता भाभी ही दिखाएं दर्शकों को। तो इस तरह का मुझे लगता है, अब आगे हम बात करेंगे कि इसका क्या तरीका हो सकता है। मुझे लगता है कि पूरी स्थिति में सेंसर के मैं बिल्कुल विरोध में हूं। सेंसर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए इस पर हम आगे बात करेंगे। बाकी वक्ताओं की भी पहले राय जान लेते हैं। अतुल जी। जी, आपने जैसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उठाया कि भाई अश्लीलता एवं सौंदर्य बोध में फर्क होता है, ये समझना चाहिए। लेकिन साथ ही आपने ये भी कहा कि भाई फिल्मकारों का एक नैतिक दायित्व भी होता है समाज के प्रति, देश के प्रति, कहीं ना कहीं उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमारे साथ दिलीप शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। दिलीप जी का बड़ा अनुभव है और मुंबई इंडस्ट्री के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि कहीं जो आप एक बाजार का जिक्र कर रहे थे कि कहीं पैसा कमाने की बात कर रहे थे, तो दिलीप जी से मैं ये जानना चाहूंगा कि इस तरीके का नैरेटिव सेट करते समय फिल्मकार के दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है, वो क्या चाहता है? उसके दिमाग में पैसा होता है या सोच के प्रति कुछ एक खास किस्म की उसके एक दुराग्रह या पूर्वाग्रह होते हैं जिनका वो इस्तेमाल करता है जब वो किसी चीज को खास तौर से बनाता है? दिलीप जी। हाँ जी, तो मेरा ये कहना है कि मैं अगर अपनी बात करूं एज ए राइटर, जो फिल्में मैंने लिखी हैं, तो मैं जैसी फिल्म मैंने पहली लिखी, मैं उसी तरह की फिल्मों का लेखक लगातार बना रहा, और वैसी फिल्में लिखने को आई और वैसी फिल्में ज्यादा मैंने लिखी। एक्शन फिल्में लिखी हैं, कमर्शियल फिल्में लिखी हैं जिसमें डायलॉग बाजी होती है, एक्शन होता है, 4-5 गाने होते हैं और एक मजेदार कुछ बातें होती हैं और एक फिल्म कंप्लीट हो जाती है। ऐसी फिल्मों में तो ये रहा है कि हमने उसी नियत से लिखा है, और जिसमें अगर विषय है और थोड़ी बात अच्छी करनी है तो अच्छे संवादों से अच्छी बात भी मैंने की है, चाहे वो दामिनी हो जो बलात्कार के विषय पे थी। एक तरफ अगर दबंग हो तो दबंग एकदम पूरी तरह से हार्डकोर कमर्शियल पिक्चर है जिसमें हमारा सिर्फ पर्पज ये है कि आप बस बैठिए और मजे लीजिए, और ऐसा पुलिस अधिकारी कल्पनाओं में ही होता है, रियल में नहीं होता है। ऐसा सिनेमा भी लिखा है। अब ऐसे सिनेमा जो सिनेमा लिखा है, उस सिनेमा में भी कभी कभी जिस तरह के हालात चल रहे होते हैं, बाजार जिस तरह की गर्मी रखता है और जिस तरह की डायलॉग बाजी उन दिनों लाइक की जा रही होती है, उसका थोड़ा सा प्रभाव फिल्म में रहता है जिस वक्त फिल्म बन रही है। तो उसमें राइटर के सामने कई बार ऐसे ऑप्शंस आते हैं, कई बार ऐसी बातें आती हैं कि इस तरह का एक डायलॉग रखना चाहिए। कई बार हम उन बातों को रख भी देते हैं और कई बार उन बातों का विरोध भी करते हैं। मेरा अगर देखें तो 20-22 फिल्मों में 2-3 संवाद थोड़े से ऐसे इन सब फिल्मों में मिला करके मेरे निकल के आए, जो कहीं कहीं मुझे लोग टारगेट करके उन संवादों पे मुझसे बात करते हैं। तो ये बात ना उस तरह के सिनेमा में कहीं ना कहीं हालात बस मुझसे हो गई, लेकिन मैंने कभी उस तरह का सिनेमा नहीं पकड़ा लिखने के लिए जहां पर पूरी तरह से कोई बात अनैतिक और गलत तरह से, गलत वजह से कही जा रही है, और या फिर उसका विषय और उसका पूरा जो ढांचा है फिल्म का वो कहीं अलग रुख में ले जा करके और हमारे सामाजिक, हमारे नैतिक चीजों पर चोट कर रहा है। ऐसा कोई विषय मैंने लिखने के लिए ना कभी उत्साह दिखाया, ना कभी मेरे सामने ऐसा विषय लिखने के लिए आया। वेब सीरीज की दुनिया में अभी मैं बिल्कुल नहीं गया हूँ, क्योंकि जिस तरह के प्रस्ताव अब तक आए हैं मेरे पास आते रहते हैं, तो मुझे वो समझ में नहीं आते कि मुझे वो लिखने हैं तो मैं कैसे लिखूं। और वाकई ये फिल्मों के साथ तो ये रहा है कि थोड़ा सा राइटर कहीं ना कहीं बंधा भी रहता है थोड़ा, और कहीं ना कहीं वो अपनी राइटिंग वैल्यू के साथ स्टैंड भी करता है फिल्मों में, क्योंकि जगह थोड़ी ठीक होती है। लेकिन वेब सीरीज में
मुझे ऐसा लगता है कि मेकर बड़ा है जो बना रहा है, और वो बड़ा है, वो अपने हिसाब से कुछ लोगों को जोड़ लेता है, और लोग जो इस तरह जिन्हें फर्क नहीं पड़ता ऐसा कुछ भी करने से, तो वो जल्दबाजी में और किसी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, पैसा भी अर्न कर रहे हैं और जल्दी पैसा अर्न कर रहे हैं। तो ये बात लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित कर रही है, जो गलत है और जो अभी सही संकेत नहीं है आगे के लिए। तो मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन नहीं करता कि आप बिल्कुल वो परोसते जाएं जो दर्शक स्वीकारते जाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। और आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मैं एक बात जरूर जोर से कहता हूं, जब इस तरह की चर्चा में कभी आता हूं मैं, कि देखिए यहाँ पर हम जो लोग बैठे हैं, हम सब एक मत में हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है किसी बात का। आनंद जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा इस विषय पर कोई विरोध नहीं है, हम एक मत में हैं और हम सब इस बात से आहत हैं कि सिनेमा और वेब सीरीज जो है गलत दिशा में ले जाया जा रहा है खास लोगों के द्वारा। तो हम सब जब एक ही मत में हैं तो हम उसकी चर्चा करने बैठे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज की चर्चा में अगर हम उन सुझावों की तरफ भी जाएं कि इनका निवारण कैसे हो सकता है, इन चीजों में बेहतरी कैसे आ सकती है, हम कैसे अपनी सोच से, अपनी अपनी चीजों से हम इन चीजों को कहते हैं ना नियंत्रित कर सकते हैं, ये मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं भी कभी कभी इस बात से थोड़ा इनसिक्योर हो जाता हूँ कि जब मैं वो नहीं लिखूंगा जो बाजार में चल रहा है, तो फिर मेरे पास काम क्या होगा करने के लिए। ये इनसिक्योरिटी कभी कभी रहती है, हालांकि मैं स्वीकारता नहीं हूँ ऐसे किसी काम को, और आने वाले कल में भी नहीं स्वीकारूंगा। और जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरे सहायक जो मेरे साथ राइटिंग में मेरे साथ होते हैं, उनको भी मैं यही कहता हूँ कि लेखन एक जिम्मेदारी भरा काम है, इसे जिम्मेदारी से किया जाए, चाहे वो वेब सीरीज हो या फिल्म। बड़े सुंदर ढंग से दिलीप जी ने अपनी बात रखी है, और इसमें से एक नई चीज और निकलकर सामने आई है कि कई बार जो वेब सीरीज में जिस प्रकार से लोग आए हैं इजी मनी कमाने के लिए, सिनेमा का अपने आप में ग्लैमर रहा है हमेशा से, और बहुत सारे लोग सिनेमा में भी जुड़े शुरू के दौर में, तो उनके दिमाग में सिर्फ यही था कि भाई पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के लिए उनके पास पैसा था, और फिर उन्होंने कैसे कहीं कीट कहीं का रोड़ा लगा के जोड़ा उन्होंने, और फिर जो उनके अपने हित थे उनको साधा। तो जो गंभीर किस्म के फिल्मकार थे जिन्होंने कभी सामाजिक मूल्यों को लेकर सोसाइटी में फिल्म मेकिंग शुरू की थी, धीरे धीरे वो लोग साइड होते गए। ये भी एक अपने आप में बड़ी वजह है कि वो लोग जो इतने बड़े बड़े फिल्मकार थे जिन्होंने सामाजिक राष्ट्रीय विषयों से जुड़ी फिल्में बनाई, जैसे हम मनोज कुमार जी का जिक्र कर सकते हैं, हम वी शांताराम जी का जिक्र कर सकते हैं, जिन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्में बनाई। लेकिन देखने में आया कि कालांतर में जो उनका सिनेमा था वो कहीं ना कहीं खत्म होता चला गया। तो क्या दर्शक बजे रहे, या जो नए किस्म के जो प्रोड्यूसर्स आए जिनको सिनेमा की समझ नहीं थी लेकिन उसकी चमक दमक की समझ थी, और वहां के जो सिस्टम है उसको उन्होंने पैसे के दम पर बदलने का प्रयास किया, जो अभी फिलहाल वेब सीरीज में दिखाई दे रहा है। विष्णु जी को मैं एक बार चर्चा से जोड़ना चाहूंगा। विष्णु जी भी फिल्म समीक्षक हैं, पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, और अभी उन्होंने भी एक बड़ा कृष्णा एंड लीलाज पर एक फिल्म जो डब होकर आ रही है साउथ से, उस पर उन्होंने बहुत बढ़िया टिप्पणी की है। विष्णु जी, आपको क्या लग रहा है कि कैसे ये सब जो वेब सीरीज और मैं इसको थोड़ा विस्तार देना चाहूंगा, खाली वेब सीरीज नहीं, फिल्में भी। मैं पिछले कई सालों से जब से ये समीक्षा कर रहा हूँ, मैं लगातार देख रहा हूँ कि ढेर सारी ऐसी जो भारतीयता एक शब्द आपने यहाँ पर लिया है वेब सीरीज में, उसमें खाली अश्लीलता नहीं आती, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे खजुराहो से उन्होंने जोड़ा, कई बार एजेंडेज आते हैं, और हमारे जो अभारतीयता शब्द है, तो भारतीय कुछ मूल्य हैं, वो कहीं ना कहीं फिल्म पूरे एजेंडे पे नहीं बनी होती, वो एक लाइन कह के निकल जाती है जो कंफ्यूजन पैदा करती है। और उस लाइन को मैं इसलिए यहाँ जिक्र ऐसे कुछ 7-8 उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। वो लाइन कैसे आम आदमी पर असर करती है। फिल्म का मनोरंजन एक तरफ है, और वो एक लाइन, एक सीन कुछ मैसेज छोड़ जाता है, और वो जो आप अभारतीयता बोलते हैं वो उस तरफ आता है। मैं ऐसे कुछ उदाहरण आपको बताना चाह रहा हूँ। आपने फैमिली मैन देखी होगी, उसमें जो मनोज बाजपेयी के ससुर हैं, साउथ के हैं, वो एक लाइन बोल जाते हैं कि कैसे तमिल तो संस्कृत से भी पुरानी है। अब एक ये मैसेज है, वो खत्म हो जाता है, उसको कोई प्रतिवाद नहीं करता कि ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं।
वो लाइन कह के निकल गए और दर्शक के दिमाग में ये छाप चली गई कि तमिल संस्कृत से पुरानी है। इस बात पे बहस तब भी हुई थी थोड़ी बहुत। एक आपने देखी होगी फिल्म काला। काला फिल्म में जिस तरह से नाना पाटेकर को विलेन तो बनाया गया लेकिन उनको राम दिखाया गया, राम के तौर पे, अयोध्या के राम, और कैसे वो अपने गुंडे हनुमान को, आप मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो जो उन्होंने गुंडा भेजा बस्ती जलाने के लिए, वो एक प्रतीकात्मक तौर पे दिखाया जाता है कि कैसे वो लंका जलाने आया है और गदा लेता है हाथ में बाकायदा, और फिर वो कैसे जलाता है। तो हनुमान को जिस तरह से उन्होंने नेगेटिव पोर्ट्रेट किया, कहीं भी हनुमान नाम नहीं लिया, लेकिन वो पूरी फिल्म में जिस तरह से प्रतीकात्मक तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय परंपराओं पे सवाल उठाता है। सेम मणिरत्नम की फिल्म आई थी रावण, सीता रावण के प्रति एक लगाव दिखाती है आखिर में, विक्रम जो रावण जैसा रोल कर रहे होते हैं उसमें एक लगाव दिखाती है। ये एक छोटा सा लास्ट में सीन था लेकिन मैसेज गया। अभी हाल ही में तेलुगु फिल्म आई कृष्णा एंड हिज लीला, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। कृष्ण नाम का किरदार है, राधा नाम की उनकी प्रेमिका है, सत्यभामा है उसमें किरदार, सत्या नाम से जो लोग जानते हैं, रुक्मणी रुखसार नाम से एक किरदार है। क्या दिखाना चाह रहे हैं वो, कैसे वो कंफ्यूज रहता है किससे प्यार करूं, वो अपनी एक सीनियर है उससे प्यार करूं, वो कॉलेज का लड़का है लेकिन क्या जरूरत है उसका नाम कृष्ण, इन सबके नाम सत्यभामा रुक्मणी और ये सब क्या, क्योंकि आज की जनरेशन कुछ समझती नहीं है। उसने सत्यभामा का नाम नहीं सुना होगा, रुक्मणी का नाम कुछ लोगों ने सुना होगा, राधा का नाम सुना होगा। क्या वो उन प्रेम कहानियों को जो हमारे अलग अलग संतों ने, कवियों ने उनको उनके जरिए एक मैसेज दिया है, प्रेम का मैसेज, और तमाम सारे मैसेज है, कैसे भूमि की पुत्री थी सत्यभामा, उनका क्यों उदय हुआ, उनका किरदार क्या कहता है, वो उन पौराणिक चीजों में नहीं जाएंगे, वो आज की जनरेशन में जाएंगे कि कृष्ण आप करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। एक मैसेज जिसे आप अभारतीयता बोलते हैं वो ये है, वो मैसेज देने की फिल्म पूरी कोशिश कर रही है, अभी नेटफ्लिक्स पे चल रही है और इसलिए लोग देख रहे हैं। आप तो पैसा कमा रहे हो, सर ने कल एक बात कही थी दिलीप जी ने कि लोग बुरा बना रहे हैं तो उसे देख रहे हैं, आप अच्छा बनाओ। बुरा सिक्का हमेशा चलता है, मस्तराम या ये सब सारी चीजें चलते हैं, वो चलेंगे, लेकिन उसके जरिए आप एक मैसेज छोड़ देते हो, वो मैसेज नुकसान करता है दरअसल। आप पैसे बनाइए, आप सीधे सीधे मस्तराम क्यों नहीं बना लेते, आप सीधे सीधे रसभरी क्यों नहीं बना लेते, अब उसके जरिए कृष्ण को, राम को, इनको सबको करने की क्या जरूरत है। इसलिए मैं आपको और अभी आपको बता रहा हूँ, मुक्काबाज के जैसे उन्होंने कहा, अब उसके जरिए एक सीन उन्होंने डाला कैसे बीफ को उस घर में रखा जाता है, और वो जो नोएडा का अखलाक खान जो भी कैरेक्टर था, पहलू खान या अखलाक खान, उस तरह का सीन दिखाया जाता है कैसे कि उसके घर में भी जबरदस्ती बीफ रखा गया होगा। मैसेज एक देने की आदत, दबंग सर की फिल्म है, सर को शायद याद भी नहीं होगा, उन्होंने ये सीन लिखा भी नहीं होगा, सोनू सूद स्टूडेंट यूनियन का नेता दिखाया, आपने गौर किया हो, दोबारा देखिएगा, सोनू सूद के पीछे जिस स्टूडेंट यूनियन का नाम है उसमें बस परिषद लिखा आता है। ये उस वक्त मैंने विद्यार्थी परिषद के लोगों को भी बताया था कि उसको विद्यार्थी परिषद का कैरेक्टर दिखाया गया है, नेता दिखाया गया है, कोई परिषद नाम से और कोई स्टूडेंट संगठन नहीं है, उस तरह से पीले भगवे झंडे इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन दिखाया गया, वो मैसेज चला गया जहाँ जाना था। बाहुबली चलती है सर, क्रांति चलती है, लेकिन ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फिट जाती है, उसकी वजह यही होती है क्योंकि वो उस तरह का इमोशंस लोगों का नहीं पकड़ते। अब सेक्रेड गेम सीजन 2 एक मॉब लिंचिंग का सीन डाला गया है, और उसमें इसलिए उस मॉब लिंचिंग के सीन में ये दिखाया जाता है कैसे क्रिकेट के मैदान में एक मुस्लिम लड़के को गायब कर लिया था। मॉब लिंचिंग बेसिकली होती क्या, आप समझिए, मॉब लिंचिंग में फॉरन कोई रिएक्शन होता है, किसी के खिलाफ भड़काया गया या कोई लड़का पकड़ा गया और उस पर कोई बीफ का, गाय का, चोरी का, किसी तरह के आरोप लगाए गए, वो मार दिया गया। उस फिल्म में दिखाया जाता है कि लड़का गायब कर दिया और बाद में उसे सैकड़ों की भीड़ के आगे मारा जाता है। मतलब कि ये सब कुछ प्लान्ड होता है, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। जो फौरी गुस्से का एंगल जो क्राइम सीन्स में आज तक आया वो नहीं आता। ऐसे ही अभी जो फिल्म आई पाताल लोक, उसमें एक डायलॉग है केवल, भक्ति में का रखो है पूरा देश भक्ति करत है, पर हैं सबके सब मादर। अब वो मोदी पे निशाना साध रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भक्ति तो हम सबकी जुड़ी हुई है। ये कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। मैंने तमिल वाली बात की, एक वॉर फिल्म आई है यशराज की, मैंने 7-8 केवल उदाहरण लिए हैं, बहुत सारे मैं जब लिखता हूँ फिल्में रिव्यू करता हूँ उस वक्त बताता भी हूँ कि कबीर जो मेन किरदार है ऋतिक रोशन का, उसका धर्म पता नहीं चलता लास्ट तक, लेकिन पूरा जो करेक्टराइजेशन मुस्लिम किरदार पे किया गया है, जो लड़का बना है, और उस पर कैसे भी उसके इर्द गिर्द फिल्म घूमती रहती है
लेकिन आखिर तक कबीर का किरदार नहीं बताया जाता। और एक हिंदू आतंकी, पहली बार शायद कोई ऐसी फिल्म होगी जिसमें मेन विलेन आतंकी एक हिंदू आतंकी होगा। वो क्यों? वो चिदम्बरम पे सवाल उठे तमाम सारे, वो उन्होंने कोशिश की वॉर फिल्म के जरिए। तो क्या ये मनोरंजन के साथ साथ एक लाइन में, एक सीन में, जैसे संस्कृत वाला तमिल वाला झगड़ा डालने की कोशिश की गई, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास, वो होते हैं। तो क्या ये रुक सकते हैं? मैं कह रहा हूँ सेंसर बोर्ड जिन लोगों का है, क्या वहां से हो सकता है? मेरे ख्याल से बहस आगे आप लोग बढ़ाइए इसको, इस पे क्या हो सकता है, ये गलत है या सही है, ये आप बेहतर बता सकते हैं। विष्णु जी, आपने ठीक कहा। मुझे बहुत पहले की एक फिल्म याद आती है, मनोज कुमार साहब ने बनाई थी, रामायण करके। और उस फिल्म में जो किरदार थे उनको राम, सीता और इस तरीके के नाम दिए गए थे, और उसके बारे में ये प्रचारित किया गया था कि ये रामायण का जो है आधुनिक संदर्भ में इस्तेमाल किया है। लेकिन उसका बड़ा विरोध हुआ, और फिर जब उनको वो फिल्म रिलीज करनी पड़ी तो वो कलयुग की रामायण के नाम से रिलीज हुई, और जो उनके किरदार थे, मुख्य किरदार, उसके नाम भी उन्होंने बाद में उनको बदलने पड़े। ये एक बड़ा अच्छा सा एक वैलिड सी चीज उठी है कि क्या ये जो सिस्टम में जो हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं, वेब सीरीज के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन सिनेमा के लिए हमारे पास व्यवस्था है सेंसर बोर्ड की। तो जो लोग आपत्ति कर रहे हैं फिल्म पास करने से पहले, क्या नहीं सोचते कि ये फिल्म जो वो पास कर रहे हैं किस संदर्भ में कर रहे हैं, क्या संवादों का संदर्भ है, आगे पीछे कैसे जुड़ेंगे। अभी तो ये एक अपने आप में बड़ा विषय बनता है। जैसे मैंने इसलिए हिस्टोरिकल फिल्मों की बात नहीं की, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, और मैंने इसलिए हिस्ट्री वाली सब्जेक्ट की फिल्मों की बात नहीं की। मैंने कहा उन पे आप अलग से एक डिस्कशन कर सकते हैं, कैसे उसमें इतिहास का जो भी ऑपरेशन होता है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने बात की कि सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है, दिलीप जी, समस्या तो हम सबको समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं जो नीति नियंत्रक हैं, जिनको नीतियां बनानी है या जिन्होंने इस चीज का पालन कराना है, कब तक हम बाजार के नाम पर कि लोग देखना चाहते हैं इसलिए हम ये सब बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत से लोग शायद नहीं भी देखना चाह रहे, इसलिए ये चर्चा हो रही है। कहीं ना कहीं इसका विरोध भी दिखाई दे रहा है। तो क्या इसके लिए जो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो पूरे इसमें की समस्या क्या है, ये तो समझ में आ रही है। किस तरीके से डेलिब्रेट तरीके से अपना नैरेटिव सेट किया जा रहा है, अपना एजेंडा सेट किया जा रहा है। वो कहीं ना कहीं, जैसे अभी वेब सीरीज की जब बात चल रही थी तो अभी हमारे सैनिकों के परिवारों पर एक बहुत ही भद्दी टिप्पणी का किया गया, जिसका विरोध एक सैनिक को करना पड़ा है। और शायद वो हमारे लिए भी शर्म की बात है, क्योंकि सेना में जो लोग, बॉर्डर पे लोग जो काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपना घर परिवार हमारे भरोसे छोड़कर जाते हैं, इस देश के लोगों के भरोसे छोड़कर जाते हैं, तब वो देश की सुरक्षा में लगते हैं। तो अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, दिलीप जी? देखिए, जो अभी जो बातें अभी हम लोग कर रहे हैं ना, ये एकदम सच है, एकदम सच्चाई है। और ये लगातार पिछले दिनों से ना बहुत बढ़ती जा रही है। कि कहते हैं ना कि दुस्साहस पहले थोड़ा हुआ था, फिर बड़ा दुस्साहस हो गया, ऐसे लगातार हो रहा है। अब इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो ये है कि कोई टारगेट करके किसी खास चीज को नीचा दिखाना या किसी खास चीज की छवि बिगाड़ना, है ना, ये टारगेट करके भी एक लॉबी कर रही है। जैसा कि अभी बताया विष्णु जी ने, सच्चाई है ये कि इस तरह की बातें जानबूझ करके रखी जा रही हैं, और जिससे किसी खास रंग की, किसी खास धर्म की, किसी खास व्यवस्था को थोड़ा कमजोर बताया जाए, थोड़ा उस पर कहते हैं ना आक्षेप किया जाए, थोड़ा उसका मजाक बनाया जाए, थोड़ा उसके अस्तित्व पे चोट की जाए। ये एक अलग तरह का कार्य है जो एक लॉबी कर रही है। तो हमें इस लॉबी को चिन्हित भी करना है, और चिन्हित करके ये कार्य कैसे आगे वो न करें, आगे इस तरह का वो दुस्साहस न करें, इसके लिए एक व्यवस्था का निर्माण होगा। आप देखिए क्या है, जैसे कोई छोटा मोटा मेकर छोटी मोटी फिल्म या सीरीज इस तरह की बात कोई कर जाती है ना, किसी खास समुदाय, किसी खास धर्म के विरोध में कुछ कर जाती है, तो चूंकि वो छोटी हैसियत के लोग होते हैं, आप उन्हें थोड़ा दबा भी सकते हैं, आप उन्हें थोड़ा क्लास भी ले सकते हैं, आप उन्हें आगे खींच सकते हैं। लेकिन जब काला जैसी फिल्म या इस तरह की बड़ी फिल्में जहां पर करोड़ों रुपए की फिल्में बनती है, इतने बड़े स्टार उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिनका अपना एक रुआब है, पॉलिटिकली भी रुआब है, सोशली भी रुआब है, ऐसे लोगों को कैसे आप टारगेट करके और उनसे कहेंगे कि आपसे कैसे गलत हुआ,
और आपको ये नहीं करना चाहिए था, इसमें भी सोचने की जरूरत है कि अगर बड़ी हस्तियां इसमें इन्वॉल्व होती हैं, भाई किसी फिल्म से जुड़ा हर व्यक्ति उसका हिस्सा होता है, तो हम ऐसे लोगों को कैसे कह सकते हैं। मेरा सिर्फ इसमें सुझाव जैसी एक बात मेरे मन में आई है भी, देखिए क्या है, एक तो दर्शक हैं जो लगातार बदली हुई चीजें देखना चाहते हैं, ये उनकी अपनी एक जरूरत हो गई, लेकिन ये सारे दर्शक नहीं है, कुछ वर्ग है दर्शकों का। सारे दर्शक ऐसा नहीं है कि कुछ भी देखना चाहते हैं। ज्यादा दर्शक हिंदुस्तान में अच्छी चीजें देखना चाहते हैं, पारिवारिक चीजें देखना चाहते हैं, और ऐसी चीजों को सराहते भी हैं, पसंद भी करते हैं। एक वर्ग है जिसे फर्क नहीं पड़ता वो क्या देख रहा है, उसको देखना है ये, और वो समझ भी नहीं पाएगा कि ये नहीं देखना है उसे। उस वर्ग का भी हम कुछ नहीं कर सकते, उसे देखना ही देखना है, वो अपने अलग हिसाब से देख रहा है। लेकिन बीच का जो वर्ग है वो ज्यादा घातक है, जो इसे देख करके इसके रंग अपने अंदर लेता है, जो इससे प्रभावित होता है, जो इसके साथ चलना शुरू कर सकता है, जो इसे मन में बिठा सकता है, वो हमारा युवा वर्ग है, जो कच्चा है अभी, जो अभी सोशल भी है, जिसे अभी सोशली कनेक्ट भी होना है। तो ऐसे वर्ग को हम थोड़ा समझा सकते हैं अपने तरीकों से। वो हमारे तरीके कुछ होने चाहिए कि हम कैसे उन्हें आगाह कर सकते हैं कि भाई ये छवियां गलत दिखाई जा रही हैं, ये बात गलत हुई है। और अच्छी बात तो तब हो कि हम कोई ऐसी रणनीति बनाएं कि बजाय हम दर्शकों के ऐसे वर्ग को समझाने के, दर्शक खुद उठ के खड़े हो जाएं और वो मेकर्स पे उंगली उठानी शुरू कर दें कि आपने ये कैसे बना दिया। ऐसे हालात हमें बनाने चाहिए। तो एक तरफ तो हमें यह है कि वो लॉबी, जो लॉबी इस तरह का दुस्साहस कर रही है कि वो सनातनी व्यवस्था पे सीधे चोट कर रही है, वो सीधे हिंदू का झंडा आगे कर करके किसी भी तरह के घिनौने अपराध दिखा रही है, वो किसी भी हिंदू चरित्र को किसी भी स्तर तक गिरा रही है। हमने अपने फिल्मी जीवन में, मुझे नहीं याद है कि हमने कोई मुस्लिम किरदार ऐसा खड़ा किया है जो किरदार को हमने बहुत गिरा हुआ, बहुत ही घटिया, बहुत ही गिरोना, रेपिस्ट बता दिया हो। हमारे यहाँ तो मुस्लिम किरदार ऐसे ही गढ़े गए हैं, ऐसे ही गढ़ने के लिए मिले, और हमने स्वेच्छा से ऐसे गढ़े कि साहब बलात्कार कहीं हो रहा है, किसी लड़की को कहीं पर पकड़ा गया है और नमाज पढ़ रहा है हमारा शेर खान, और वो नमाज पढ़ते हुए और उठ करके वो खड़ा होकर के जाकर के एक्शन करके उस लड़की को बचाता है। तो मतलब ये अभी भावना से कुछ नहीं हो रहा है, नियत से हो रहा है। ये नियत कैसे रोकी जाए, इस पे हमें मिलकर चर्चा में ये बात लानी चाहिए कि हम, या तो फिर ऐसा हो कि कंटेंट जो हम पर्दे पर देख करके समझते हैं कि भाई ये क्या बना दिया इन्होंने, और जब तक हम इसका विरोध करते हैं वो छा चुका होता है। जैसा विष्णु जी ने बोला, लाइन तो चली गई, लाइन तो दिल में लेके लोग चले गए, अब आप उसका विरोध करते रहिए। यह तो ऐसी व्यवस्था हो मेरे भाई, और ये व्यवस्था खुले शब्दों में मैं कहूंगा, ये व्यवस्था शासन ही कर सकता है। ये व्यवस्था ही कर सकती है कि कोई भी फिल्म या कोई भी सीरीज कैमरे के सामने कंटेंट बाद में खुलेगा, पहले किसी पैनल, किसी कमेटी, कुछ लोगों के बीच वो कथानक, वो संवाद जाने चाहिए। जैसे हमारी फिल्म सेंसर होती है वैसे स्क्रिप्ट सेंसर होनी चाहिए, और वहां पर पूरी तरह से एक दायरे में बांधना चाहिए। जिन चीजों को हम अलाउ नहीं करें वो चीजें कैमरे के सामने आनी ही नहीं चाहिए, हमें स्क्रीन पे देखने का मौका उन्हें मिले ही नहीं। ऐसा कुछ अगर अरेंजमेंट होगा उसके बाद फिर हम दूसरी बातें कर सकते हैं, लेकिन पहले तो एक नियंत्रण, लीगली नियंत्रण जरूरी है, अनुशासित करना जरूरी है। तो फिर ऐसे लोगों को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं और इन्हें, इनके दुस्साहस को तोड़ सकते हैं। और मैं दिली तौर पे इसमें कोई भूमिका निभाना चाहता हूँ, क्योंकि ये दुस्साहस है, इससे मैं भी आहत हो रहा हूँ कि जानबूझ करके बदनीयती के साथ आप कुछ करके टारगेट कर रहे हैं किसी खास समुदाय को, और खास करके ये समुदाय, ये धर्म जो है, यही आत्मा है भारत की। इस बात को सबको समझ लेना चाहिए। इसे आहत करने का प्रयास करने वाले अपना यहाँ पे अस्तित्व बना नहीं पाएंगे। ये हमारा संस्कार है भारत का। ये बात अपनी थोड़ी भावना से कह गया मैं, बट व्यवस्था में आइए थोड़ा इसका, व्यवस्था में इसको लाया जाए। कैसे लाया जाए पता नहीं, मुझे समझ नहीं है इस बात की, कैसे बन सकती है व्यवस्था। अपना बताएंगे, अपना आनंद जी बताएंगे। आनंद जी बताएं कुछ कि कैसे इस पे नियंत्रण कैसे हो, और क्या शासन की बात एक तो मैंने की, दूसरा कोई विचार आप रखें किस तरह हम मेकर्स को पहले हम वो कर सकते हैं। हम लिखने वालों पे बाद में आएंगे, उनकी स्थिति अभी अलग है। बनाने वालों की दुस्साहस को हम कैसे लगाम में ले सकते हैं कि बिल्कुल कतई ये ना करें, ये करने की अनुमति आपको बिल्कुल नहीं दी जाएगी। ऐसे अधिकार किसको दिए जा सकते हैं? अगर कुछ लोगों को अधिकार देके बिठाया जाए कि वो इस पे अधिकारित होके बैठे, तो मुझे लगता है कि 50% समस्या तो सॉल्व हो जाएगी। और उसके लिए पनिशमेंट होना चाहिए, प्रॉपर एक अच्छा पनिशमेंट होना चाहिए कि कैमरे के सामने तो बात की बात है, आपने स्क्रिप्ट में ये सोचा कैसे, ऐसा भी होना चाहिए। जी, जो आपने बात कही है वो बड़ी संदर्भिक है, और इसमें मुझे एक पुराना अनुभव याद आता है कि एक बार दो फिल्म मेकर हैं, बी आर इशारा फिल्म मेकर थे। उन्होंने
एक टिप्पणी की थी सेंसर बोर्ड पर कि भाई जब राज कपूर कोई अपनी फिल्म लेकर आते हैं तो उसमें कलात्मकता होती है, और बी आर इशारा अगर कोई फिल्म लेकर आता है आप उसको ए सर्टिफिकेट लगा के अश्लील करार देते हैं। ऐसे ही एक संदर्भ था, मुझे पता नहीं कि वो इंडस्ट्री में वो प्रैक्टिस थी या क्या था, कि गुरुदत्त एक फिल्म थी प्रोफेसर जो बाद में शम्मी कपूर के साथ देव टंडन ने बनाई। उस फिल्म के उन्होंने कुछ रील शूट की और उसके बाद वो सेंसर को भेजी कि आप ये विषय है मेरा और ये मैं इस तरीके से फिल्म बना रहा हूँ, तो अगर आपकी अनुमति है तो मैं आगे बनाऊं। और सेंसर बोर्ड ने उस पर जो कथानक था उस पर आपत्ति जताई, तो गुरुदत्त ने वो फिल्म स्क्रैप कर दी और बाद में वो फिल्म देव टंडन ने बनाई। तो ये जो आप जिस स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं कि, तो मुझे नहीं पता वो सिस्टम था या वो एक फिल्मकार का एक उसकी नैतिक सोच थी, नैतिक दायित्व था, उसने उसका पालन किया। हमारे पास एक प्रश्न भी आया कि भाई रचनाकार है जो काम करते हैं उनकी कोई अपना कोई उनका कोई नैतिक दायित्व नहीं बनता, ये भी एक सवाल उठा है। अनंत जी, दिलीप जी ने जो बात कही है जिसमें बात आ रही थी कि किस प्रकार से इस पर रोक लगे, और आपने शुरू में कहा भी कि आप निरंतर अपने लेखों के माध्यम से ये प्रयास भी करते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस समस्या के समाधान के लिए हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए? अनंत जी। अतुल जी, देखिए, हमें 2-3 बातें इसमें समझनी होगी। खास तौर पे फिल्मों को लेकर तो सेंसर बोर्ड, या जिसको केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड कहते हैं इन दिनों, बातचीत में सेंसर बोर्ड कह देता हूँ, वो है। लेकिन ओटीटी के कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए भारत में कई सारे कानून अभी मौजूद हैं जिसकी आड़ में वो सब चल रहे हैं। जैसे एंटी नेशनल कंटेंट वो नहीं दिखा सकते क्योंकि आईपीसी की धारा 1860 की सेक्शन 124 के अंतर्गत वो रेगुलेट होते हैं। उसमें आप अनलॉफुल एक्टिविटी, मतलब उसमें आप शब्दों को, दृश्यों को, वक्तव्यों को ये कानून रोकता है ऐसा करने से। उसी तरह से दूसरा कानून जो ओटीटी पे लागू हो सकता है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 लागू होता है, जिसका सेक्शन 13 जो आपको स्पोकन और रिटन वर्ड्स को आपत्तिजनक कहने से रोकता है, ऑब्सिन कंटेंट को दिखाने से रोकता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा बड़ा कानून इस पर लागू होता है वो है आईटी एक्ट, जो 1960 मेरे ख्याल से 61 या मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 61 का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी को यह अधिकार दिया गया है कि वो सेक्टर 67 और 67A के अंतर्गत इसको जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट है उसके प्रसारण पर रोक लगा सके। तो ओटीटी पर 2 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह से अभी जो रस भरी पर कल प्रसून जोशी ने आपत्ति जताई है कि एक बच्ची से वो उत्तेजक नाच करवाया गया है और इसके लिए उन्होंने ट्वीट करके, मैं तो इसको एक सकारात्मक संदेश की तरह देखता हूं कि अगर सेंसर बोर्ड का चीफ किसी कंटेंट पर ट्वीट करता है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि प्रसून जोशी सार्वजनिक रूप से किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया देने से बचते हैं, तो अगर प्रसून की कोई टिप्पणी आती है तो मैं उसको एक संकेत के तौर पर देखता हूं। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। जो पॉक्सो एक्ट 2012 है वो अगर बच्चों को सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह पेश करने पर दंड का प्रावधान है वहां। लेकिन इन सब ये जितने मैं आपको कानून गिना रहा हूं इसमें होता क्या है, ये सब को लागू करने के लिए आपको या तो थाने जाना पड़ेगा या कोर्ट में जाना पड़ेगा, और थाने और कोर्ट की प्रक्रिया को हम सब लोग जानते हैं। तारीख पर तारीख होते जाएगी, पता नहीं कब क्या होगा। देर है पर अंधेर नहीं है कहते हैं अदालतों के बारे में, लेकिन उसके बारे में कोई टिप्पणी अदालत पर करना उचित नहीं होगा। तो जो क्यूरेटेड कंटेंट होता है उसके लिए मुझे लगता है कि एक स्वनियमन की जरूरत है। हमें स्टेज बाय स्टेज चलना चाहिए। अभी लेकिन आप देखिए कि सरकार पिछले 2-3 बैठकें कर चुकी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, एक बैठक दिल्ली में हुई मोबाइल एसोसिएशन के साथ, सारे उनके रिकमेंडेशंस आ गए, वो उस बैठक में कुछ नतीजे निकले। दूसरी बैठक चेन्नई में हुई, प्रकाश जावड़ेकर ने दैनिक जागरण से बातचीत में अल्टीमेटम दिया कि 10 जून तक आप लोग फैसला कर लीजिए, नहीं तो हमारे सारे कानूनी विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन इन प्लेटफॉर्म के हौसले
इतने बुलंद हैं, या इसको दूसरे तरह से, इस तरह से अगर हम कहें अतुल जी, कि इनको लगता है कि जो इंटरनेट का कानून है ना, वो चूंकि ये दूसरे देश से भी ऑपरेट कर सकते हैं, इंटरनेट का सर्वर इनका कहीं और भी हो सकता है, तो ये जो विदेशी कंपनियां हैं ना, नेटफ्लिक्स जैसी, वो स्वनियमन को मानने को तैयार नहीं है। तो मामला यहां फंसा हुआ है। अगर जैसे टेलीविजन में स्वनियमन का एक है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस, इंडस्ट्री का प्रतिनिधि, समाज का प्रतिनिधि, फिल्म इंडस्ट्री का प्रतिनिधि, ये 4-5 वर्गों को मिलाकर एक कमिटी बनती है जो कि कंटेंट को पहले प्रीव्यू कर लेती है, या टीवी में तो यह है कि कंटेंट की शिकायत आने के बाद उसको देखती है और उसको पनिश करती है। अगर कोई खबर गलत चल गई है तो उसी टाइम पर आपको रिबटल उसका चलाना पड़ेगा या क्षमा मांगनी पड़ेगी। इस तरह के कई सारे उदाहरण हैं। लेकिन हम जब प्री रिलीज किसी कंटेंट को प्री सेंसरशिप की तरफ जाते हैं, तो हमें, मुझे लगता है कि पहले इस इंडस्ट्री को, चूंकि ये अभी फल फूल रही है इंडस्ट्री, अभी शैशवावस्था से थोड़ा सा, अभी किशोरावस्था और शैशवावस्था के बीच में है ये इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री, कोरोना काल में इस इंडस्ट्री ने मनोरंजन जगत को बहुत सहारा भी दिया है। अगर आप एक तरह से देखें, जिस तरह से सिनेमा हॉल बंद हो गए, लोग कह रहे हैं गुलाबो सिताबो 50 करोड़ में बनी, 62 करोड़ में खरीदा गया, तो 12 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी हो गया, तो वो रिस्क भी इसने मिनिमाइज किया है। तो इसको थोड़ा लीवरेज देते हुए सरकार को डंडा चलाना चाहिए इस बात के लिए, या अगर स्टेक होल्डर्स मानने को तैयार नहीं है तो सरकार को ये सब कानून इन्वोक करते हुए, जो मैंने लंबी फहरिस्त गिनाई, या जो स्टेक होल्डर्स की बैठक में जो सब लोग बता रहे हैं, उनको सामने लाकर एक स्वनियमन का गाइडलाइन इनको देना चाहिए कि कोई भी कंटेंट कहीं भी जारी करोगे, अब आप क्या करते हो, कोने में 18+ स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और पता नहीं क्या एक और वर्ड लिख देते हो, और उसकी आड़ में आप कहते हो कि हमने तो 18+ लिख दिया। आज मेरे आर्टिकल पर स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया है कि भाई ये तो 18+ कंटेंट है, तो इसको वैसे ही लोग देखेंगे। आप 18+ तो क्या ये वेबसाइट या ऐसे प्लेटफॉर्म कोई ऐसा मैकेनिज्म बना सकते हैं कि वो जब रजिस्टर कर रहा हो अपनी मेंबरशिप, उसमें डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, कुछ मतलब ये बहुत, भारत में हम सब चीज का जुगाड़ निकाल लेते हैं, लेकिन बाधाएं कदम कदम पे आपको खड़ी करनी पड़ेंगी। अगर आप स्वनियमन करेंगे, ये कंटेंट को बच्चों को न देखने की, जैसे फोन साइट्स नहीं खुले, मान लीजिए नहीं खुलते हैं, कई सारे यूआरएल को ब्लॉक किया हुआ है आपने, तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। जैसे आप यूट्यूब पर ही पॉर्न साइट देखने जाते हो तो वो आपसे एक बार पूछता है आर यू एडल्ट, तो उसके बाद वो कंटेंट आपको शो करता है। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ मैं एडल्ट हूं एंड मैं इसको देखना चाहता हूं, वो फिर आपको जाने देता है, तो फिर एक कंसेंट लेता है। लेकिन यहाँ तो खुला खेल फर्रुखाबादी है। यहाँ तो आप, आजकल क्या हो रहा है, छात्रों के बीच कोई नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रहा है, कोई अमेजन का ले रहा है, कोई वूट का ले रहा है, कोई एमएक्स प्लेयर का ले रहा है, कोई ऑल्ट बालाजी का ले रहा है, और फिर 6 लोग क्या करते हैं, आपस में साझा करते हैं पासवर्ड को। तो इस तरह एक व्यापक वर्ग पे जाता है, तो यूआरएल के आधार पर इसको रोकने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कई स्तर पर इसको देखने, उस पर निगरानी करने की आवश्यकता है, और अगर न हो तो फिर उस एम्पावर्ड कमिटी को, जो स्वनियमन वाली कमिटी है, उस कमिटी को ये अधिकार हो कि वो पेनलाइज भी कर सके, वो दंडित भी कर सके, और दंडित करने के बाद भी अगर आप नहीं मानते हैं तो उनके सामने कानूनी विकल्प भी होना चाहिए कि जो ये आईटी एक्ट, आईपीसी या ये तमाम धाराएं मैंने अभी गिनाई हैं, इसके तहत आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। उसको नखदंत विहीन नहीं बनाना चाहिए। जैसे नखदंत विहीन ऑर्गेनाइजेशन प्रेस काउंसिल की तरह आप बना देंगे, जो रोज एक स्ट्रिक्चर देता रहता है कि आपने कुछ ये नहीं गलत कर दिया, आपने ये गलत कर दिया, तो उससे नहीं होगा। आपको उसको शक्ति भी प्रदान करनी पड़ेगी, और सरकार ये कर सकती है, पता नहीं क्यों नहीं कर रही है, ये हम नहीं जानते हैं। नीति आयोग में बैठे लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को नीति आयोग में बदला, तो हम सब की उम्मीद यही जगी थी कि भाई अब नीतियों के मामले में ये आयोग काम करेगा,
ये पॉलिसी फ्रेमवर्क पे काम करेगा, गाइडलाइंस आपकी इंडस्ट्री को देगा। तो मुझे लगता है कि नीति आयोग को भी सरकार को रोप इन करना चाहिए और इस काम को जितना जल्दी सरकार कर ले, क्योंकि अब बहुत स्तर पर इसके खिलाफ मुखर हो रहे हैं लोग। जो मैं अभी आपके सामने अभी हमारे ही स्क्रीन पे जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें अगर देखिए तो वो मुझे लगता है कि इन सारे स्तर पर एक असंतोष, गुस्सा न बने इस, और लोक कल्याणकारी सरकार का काम ही यही होता है कि जन भावनाओं का आदर करते हुए वो किसी प्रकार का फैसला करे। तो अगर हम सब लोग इस पर, जैसा दिलीप जी ने कहा कि हम सब लोग इस पर एक मत हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि इसका एक कोई रेगुलेशन बने, कोई नियमन इस पर हो, तो सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इन सारे कदमों को उठाने के बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो जब तक कुछ नहीं होता है तब तक सेंसर बोर्ड का विस्तार करके ये काम सेंसर बोर्ड के जिम्मे भी कर देना चाहिए। जब तक कोई उनकी अपनी संस्था नहीं बन पाती, स्टेक होल्डर्स को अगर ज्यादा दिक्कत है तो एक शासनादेश से आप ओटीटी को सेंसर बोर्ड के अधीन लाके खड़ा कर दीजिए। देखिए अगले दिन से स्वनियमन के लिए सब तैयार हो जाएंगे। जी जी जी। आपने बीच में कोर्ट कचहरी की बात की तो उसमें आपने तारीख पर तारीख का जिक्र किया, तो मुझे ध्यान आया कि दामिनी फिल्म का ये डायलॉग है और दिलीप जी ने इस डायलॉग को लिखा है तारीख पर तारीख, तो उनको इसका अनुभव अच्छा होगा। सर उनको देखकर ही मैंने ये शब्द और ये इस्तेमाल किया कि लोगों से ही सीखते हैं आप। जी जी जी, ये जो विष्णु जी जो बात कह रहे थे ना कि आप डायलॉग कह देते हैं और आप तो कह के निकल जाते हैं और वो दर्शक अपने साथ ले जाता है, वो बड़ी अच्छी बात है। तो अच्छे डायलॉग छोड़ देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। देखिए कितना अच्छा डायलॉग है, बच्चे को याद रहता है। जी जी, तो कुछ एक प्रश्न भी बीच बीच में आ रहे हैं हमारे को, उनको मैं कंबाइन करके पूछता हूँ। हालांकि एक बड़ा अच्छा रोचक प्रश्न आया है हरीश भिमानी जी का। उन्होंने कहा कि जो ग्रुप्स हैं उनका जो प्रेशर बनाने की बजाय अगर इंडिविजुअल लाइक डिसलाइक्स को कमेंट डाला जाए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, तो शायद जो फंडिंग एजेंसीज हैं वो कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचेंगी। और उनका ये भी सुझाव है, उनका ये भी कहना है कि इवन इफ स्क्रिप्ट्स कैन नॉट बी सेंसर्ड, पोस्ट सेंसरशिप इज एब्सोल्यूट नीड ऑफ द डे। ये वेब सीरीज के बारे में हरीश भिमानी जी ने उनका कहना है। एक और चीज है कि जैसे वेब सीरीज और स्टैंड अप कॉमेडीज वैसे तो हमारा विषय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि वो भी डिजिटल माध्यम से शूट होकर वो दिखाई देता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, तो उसमें बड़ी सहजता से देवी देवताओं का मजाक बनाना, कमेंट्स करना, जैसे कैरेक्टर्स अभी कृष्ण एंड हिज लीलास में है, या मैंने अभी कहीं एक डायलॉग सुना, हाल ही में इस्कॉन वाला इशू हुआ है। हाँ, इस्कॉन वाला सुरलीन कौर ने बोल दिया कि अंदर से हम लोग सब, बाहर से हम सब इस्कॉन वाले हैं, अंदर से हम सब पोर्न वाले हैं। जी जी, तो ये एक इस तरीके के, और मुझे लगता है इस पूरी चर्चा में जिस तरीके से जो जिन बातों को दिलीप जी ने उठाया और कानूनी दायरे में अनंत विजय जी ने काफी विस्तार से उसको विश्लेषित किया कि कुछ ना कुछ है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो दिलीप जी ने हालांकि जिक्र भी किया था कि भाई जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो ये काम ज्यादा करते हैं, छोटा प्रोड्यूसर तो फिर भी डरता है। और ये जितनी भी बड़ी जो सीरीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो एकता कपूर प्रोड्यूस कर रही हो या करण जौहर की कंपनी प्रोड्यूस कर रहे, ये सारे वो लोग हैं जो नीति निर्धारकों के साथ बैठकर इसको कहीं ना कहीं खेलते हैं, इन सब लूप होल्स के साथ खेलते हैं। दिलीप जी, आपका अपना अनुभव इस विषय में क्या कहता है कि जो अनंत विजय जी जो बता रहे हैं कि हमारे पास ये दायरे हैं, तो किस तरीके से हम लोग इन विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं? दिलीप जी। देखिए, अनंत विजय जी ने भी जो बोला ना, ये इस तरफ तो काफी नॉलेज है इन्हें, और इन्होंने लीगली टाइप किया कि हमारे पास इस तरह के हथियार हैं जो हम चला सकते हैं। लेकिन दुखद सबसे बड़ा ये है कि ये तो है, बट इनका कहीं कोई उपयोग कैसे होना है, कौन लोग करेंगे? अगर पहली एफआईआर डालनी है तो कौन डालेगा? अगर कोई रेड करना तो कौन रेड करेगा? अच्छा, रेड करने वाले व्यक्ति के पास स्टैंप होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, राइट्स होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब तक कोई ऐसी, देखिए इसमें मैं खुला और सीधा बोलूंगा, स्पष्ट में बोलूंगा, वो ये बोलूंगा
कि जब कोई भी नया सोर्स आता है डिजिटली, अभी हमारा एक सोर्स आया नया कि भाई अभी ये वेब सीरीज आएगी, ओटीटी प्लेटफॉर्म जब सेटअप हमारा हो रहा था, तो जब भी कोई नई चीज आती है तो उसके लिए पहले से सावधानियां कुछ बरतनी बरतनी होती हैं कि भाई इसका प्रभाव किस तरह का जाके पड़ेगा, और ये इस तरह की चीजें ऐसी बननी बननी हो सकती हैं, बन सकती हैं। उसके लिए हमारी कोई तैयारी नहीं थी, उसके लिए हमारा कोई सेटअप नहीं था, उसके लिए हमारा कोई साधन नहीं था। और बहुत दुख की बात यह है कि सिनेमा के लिए एक सेंसर यूनिट तो बना दी गई। सेंसर यूनिट का क्या काम? कोई चीज बनी है वो आपके पास देखने के लिए आएगी, आप उसे देखिए और देख करके फिर आप उसे बताइए कहाँ क्या क्या उसमें रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग अपने तर्क वितर्क दे करके किसी ऐसी चीज को प्रूव भी करा लेते हैं अपनी चीजों से रखते हुए। लेकिन फिल्म को देखने के बाद फिल्म पर अपनी राय देना है या फिल्म में अपने करेक्शन बताना, काट छाट की बात करना, उसके अलावा आज तक क्या हुआ? उसके अलावा आज तक क्या हुआ कि सिनेमा का निर्माण कैसे हो रहा है, निर्माण करने वाले किस तरह के लोग आ रहे हैं, कैसी चीजें निर्मित हो रही हैं, टेक्नीशियंस के साथ क्या हो रहा है, गलत विषय क्यों बन रहे हैं, कौन सी लॉबी है जो इस तरह के विकार लेकर आ रही है, इस तरह का प्रदूषण कौन लोग फैला रहे हैं। पहली जब कोई फिल्म आई उसमें इस तरह का पोल्यूशन था, इमीडिएट रिएक्शन क्यों नहीं आया? हमारी कोई कोई टीम क्यों नहीं थी? कोई ऐसे लोग क्यों नहीं बिठाए गए थे जो पहली बार इस बात पे रिएक्ट करते? आज एक लगभग एक साल 1.5 साल से हमारा ये ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे ढंग से तांडव कर रहा है, भयंकर तांडव कर रहा है। जब पानी सर से ऊपर हो गया तो थोड़ी थोड़ी बात इस पे शुरू हुई है। मैं संक्षेप में ये कहना चाहूंगा कि हम सब विचारक लोग, लेखक लोग, पत्रकार लोग, ये सब तो हम जो भी भावना से दुखी होते हैं तो हम मिल करके 4-5 लोग बातें आपस में करके एक दूसरे का दुख जैसे संभाल लेते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि परिणाम कैसे आए। परिणाम के लिए मैं कहूंगा, अभी जो आनंद जी ने बोला है कि कानूनी प्रावधान हमारे पास है, कानूनी जानकार हमारे पास है, और इस तरह की भावना रखने वाले लोग हमारे पास है। तो इन सबको जोड़ करके और अपना सेंसर यूनिट में ही अगर एक यूनिट ऐड की जाए प्रॉपर, तुरंत तुरंत ये काम किया जाए, और उसके बाद में इन कानूनों के प्रावधान के लिए हम, इनकी सुरक्षा के लिए हम आगे मूव करें, और फिर हम ऐसे लोगों को नियंत्रित कर सकते हैं व्यवस्था के तहत। एक अगर ऐसी यूनिट सेटअप की जाए जो इस तरह कानूनी चीजों के तहत हम कंटेंट पे निगरानी रखें, और कंटेंट को बनने की हवा हमें जैसे लगती है हम इस पे विरोध अपना रखें, तो मुझे लगता है कि तुरंत इसका परिणाम आ सकते हैं। दूसरी बात मेरी तरफ से यह है कि वो जो नए मेकर्स, राइटर्स, देखिए ये बड़ी मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ क्योंकि ये भी एक सोर्स है बुराइयां आज आने की, कि जब कोई नया लेखक कहीं से भी आता है यहाँ बॉलीवुड में लिखने के लिए, उसको लिखने, उसको अपना एक प्रोफेशन बनाना, एक्टर जब कोई आता है या कोई ऐसा एक्टर या राइटर जो संघर्ष यहाँ कर रहा है, जिसके सामने कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, और वो जो अच्छी विचारधारा के साथ काम करना चाहता है। बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं कि घर में उनकी फैमिली उस काम को देखने में उनको झिझक हो, नहीं करना चाहते हैं, वो तकलीफें उठा रहे हैं लेकिन कैसा मुझे नहीं करना है वो काम। तो ऐसी भी व्यवस्था एक होनी चाहिए मेरे भाई कि फिल्म निर्माण की कोई एक संस्था, कोई एक संस्थान यहाँ बनना चाहिए जो फिल्म निर्माण से संबंधित जो परिवर्तन आते रहते हैं, जो बदलाव आते रहते हैं, जुड़े हुए लोगों की जो दिक्कतें होती हैं, जो उनकी परेशानियां हैं अच्छे लोगों की, उन्हें कैसे प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें कैसे राह दी जाए, उनके लिए कैसे आसान चीजें की जाए, और कैसे ऐसी फिल्मों को बनने में, ऐसी सीरीज बनने में हम कैसे अपनी उस संस्थान के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, उनके रिलीज के प्रावधान में कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। आप भी के मीडिया के बहुत सारे लोग आपकी टीम के साथ आ जाएंगे इन कामों को संभालने के लिए। तो मुझे लगता है कि हमें ना विरोध के नाम पर, चर्चा से ज्यादा विरोध के नाम पे हमें किसी बैनर की जरूरत है, किसी टैग की जरूरत है, किसी सिग्नेचर की जरूरत है, किसी टीम की जरूरत है। तो मुझे लगता है परिणाम आने शुरू हो जाएंगे और बहुत सारे लोगों का साथ मिलेगा हमें, ऐसा हमें लगता है। तो मुझे सबसे अच्छा लगा आनंद जी ने जो सुझाव दिया है कि कानूनी प्रावधान है हमारे साथ, और हम अगर सेंसर को ही हम एक्सटेंड करें और वहीं पर एक यूनिट हमारी सेटअप हो कुछ लोगों की जो कंटेंट पे निगरानी रखें और कानूनी प्रावधान के जरिए हम इस लड़ाई को लड़ें, मुझे लगता है कार्य जल्दी शुरू हो सकता है। और इसके लिए हम सब मिल करके इसका जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह है मिलके बना सकते हैं, और इसके लिए जावड़कर साहब से भी मिला जा सकता है, और कहीं किसी भी बड़े अधिकारी या किसी बड़े मंत्रीगण को मिल करके अपनी बात को मजबूती से योजना के तहत रखा जा सकता है, जिसकी तैयारी हम लोग आपस में कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ रहा है मुझे, पता नहीं क्या समझ में आ रहा है। विष्णु जी, ये बहुत ही एक बढ़िया हट के बात करने का करता नहीं हूं मैं, ज्यादा करना नहीं आता हमें। जी बताएं।
जी, एक बढ़िया एक बात इस चर्चा से निकल कर आई है, जिसके अंदर ये है कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम और एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया जाए, जो लोग अच्छा काम करना चाहते हैं उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम हो। तो अपनी जो एनर्जी है, जो मेरा समझ में आया दिलीप जी की बात से, तो अपनी एनर्जी किसी को छोटा करके गिराने में उसको लगाने की बजाय एक लाइन बड़ी खींचने का भी प्रयास किया जाए, ताकि जो दर्शक वर्ग है, क्योंकि दर्शक हर चीज के लिए है, अच्छे कंटेंट के लिए, क्योंकि अच्छा कंटेंट भी चल रहा है। तो जब लोगों को समझ में आ जाएगा कि अच्छा कंटेंट चल रहा है, अच्छा कंटेंट बिक रहा है, अच्छा कंटेंट पैसा कमा रहा है, तो मुझे लगता है कि जो लोग अभी बुरे कंटेंट पे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी प्रेरित होंगे अच्छा कंटेंट डेवलप करने के लिए। और नहीं तो तब तक के लिए अनंत विजय जी ने जो कहा है कि भाई ऐसे कानूनी प्रावधान है, उसके लिए एक सशक्त कमेटी बनाई जाए, जिसके पास अधिकार भी हो, जिसके पास ताकत हो, वो सिर्फ मुखौटा कमेटी नहीं हो, और वो कम से कम ऐसे लोगों की कमेटी हो। वो बैठ के अक्सर देखने में आया है कि कमेटियां बनती हैं, लेकिन उसके बाद उनका जो कार्य करने का तरीका होता है वो भी कहीं ना कहीं फिर समझौतावादी और रास्ता निकालने वाला हो जाता है। इस तरीके की चीजें ना हो। विष्णु जी, इसी विषय में कुछ आप जोड़ना चाहेंगे क्या? आज टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक हैं विनीत जैन, उन्होंने एक ट्वीट किया कि सोशल मीडिया पे इतनी गाली गलौज हेट बढ़ गई है, इसको रोका जाना चाहिए, इस पर कुछ नियमन होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, सरकार को, मतलब ग्लोबल गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ, इनको रोका जाना चाहिए। तो होता क्या है कि मैंने भी उनको रिप्लाई किया, वो मेरा रिप्लाई शायद ना पढ़े कि आप अपने फायदे के लिए, दरअसल क्या है ना, पूरा इंटरनेट में सोशल मीडिया शामिल है, आपकी नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म शामिल है, स्टैंड अप कॉमेडी शामिल है, ये सारी चीजें हैं। अभी स्टैंड अप कॉमेडी का या हमारे जूम चैट में भी किसी ने सवाल किया है, तो ये सारी चीजें एक जगह हैं। मुझे लगता है कि इस सब पे आपको कुछ ना कुछ, अगर हम एंटरटेनमेंट पार्ट ले रहे हैं, सोशल मीडिया को हटा दीजिए, तो वहां की गाली गलौज को छोड़ दीजिए, उनको जो फायदा है वो उस पर नहीं बोलेंगे। आपके साथ कभी भी जो प्रोडक्शन हाउसेज जिनमें फिल्में में पैसा लगा रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया भी लगाता है, वो साथ नहीं आने वाला इन लोगों को, लेकिन वो सोशल मीडिया पे बेंच आते हैं। तो इंटरनेट की प्रॉब्लम है यहाँ पे। जो रेगुलेशन की बात हो रही है, पहले मुझे जो बोलना है कि खाली ओटीटी पे न जाए, हमें फिल्मों की बाकी जो फिल्में हैं जो थिएटर्स में आनी है उन पे फोकस करना ही पड़ेगा। वहाँ पे जो एजेंडा मैंने सारी फिल्मों का आपको बताया कैसे चलता है, तो जो सेंसर बोर्ड में आपके लोग बैठते हैं, अब क्योंकि सरकार के थ्रू सेंसर बोर्ड के लोग जाते हैं, वहां उनको क्यों नहीं दिखता है सब। हम बाहर सर्वेक्षक जो लोग बैठते हैं, देखते हैं कि एक डायलॉग इसलिए बोल दिया गया, इसका मैसेज यूथ पे किस तरह से जाएगा। अब एक अच्छा डायलॉग जाता है तारीख पे तारीख, उसको गली का बच्चा बच्चा और पीढ़ियों दर पीढ़ियां, मतलब कितनी पीढ़ियां निकल गई हैं, वो सब बोलती रहती है, याद रहता है उन्हें, अपने रोजमर्रा की बातों में बोलते हैं। वैसे ही वो डायलॉग यहाँ बोल देते हैं। तो एक पार्ट हमारा सेंसर बोर्ड में जाए कि उस पर कैसे लगाम लगी जाए, उसके लिए सरकार से कैसे वहाँ कोई ऐसा बंदा हो जिसको ये सब समझ हो, भारत की, भारतीय मूल्यों की, जो भारतीयता शब्द आपने लिया है, वो सारी संस्कृति की, कि उन पे सवाल ना उठे, टारगेटेड ना जाए, और खास तौर पे एक वर्ग के तौर पे ना जाए। आप हनुमान के हाथ में गदा लेके लंका जलाते दिखा सकते हैं, गुंडे को हनुमान दिखा सकते हैं, आप कृष्ण की लीला पे उनको छिछोरा दिखा सकते हैं, तमाम सारी चीजें ये कर सकते हैं। आप दूसरे धर्म के करने की इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाते। तो वहां सेंसर बोर्ड पे एक किस तरह से हो, वो एक जरूरी है। दूसरा, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, मैं खुद इंटरनेट की आज़ादी का समर्थक हूँ। बहुत पहले मैंने 20 साल पहले इंटरनेट सिखाने के लिए कॉलम लिखने शुरू किए थे हिंदी में, तो अमर उजाला में, मैं इंटरनेट की आज़ादी का समर्थक हूँ। लेकिन अब क्योंकि जो कोरोना काल में बहुत कुछ इंटरनेट पे जा रहा है, फैमिली में घुसा जा रहा है, हमारे बच्चे उसको देख रहे हैं, और जैसा आनंद विजय जी ने कहा कि उस पर कोई भी 18+ या इस तरह का कोई भी रूल नहीं है, तो कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड या उसकी एक कमेटी इनको भी जांच करने के लिए होनी चाहिए। मेरे ख्याल से लंबी डिस्कशन आप लोग कर चुके हैं। तो दोनों पार्ट जरूरी है, फिल्मों वाला भी, ओटीटी वाला भी, और इनमें कहीं ना कहीं किस तरह से हो, वो एक डिस्कशन जरूरी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। कुछ हमारे साथ अपने इस चैट रूम में कुछ लोग जुड़े हैं जिनके मन में प्रश्न है। मैं पहले प्रशांत रंजन जी को आमंत्रित करूंगा, वो अपना वीडियो और माइक दोनों अनम्यूट करें और उसके बाद फिर अपना प्रश्न पूछें, और जिससे पूछना चाहते हैं वो उनका नाम लेकर पूछें प्लीज। प्रशांत जी। प्रशांत जी शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। हरिओम कौशिक जी सुन पा रहे हैं? तो हरिओम कौशिक जी अपना सवाल पूछें। आप जिनसे पूछना चाहते हैं उनका नाम लें और पूछिए।
जी नमस्ते। मेरा नाम आप सभी जो हमारे तीनों मेहमान हैं उनसे है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो राइटिंग एसोसिएशन है, हम वहां से कुछ ऐसा हो कि जैसे मैंने किसी एसोसिएशन से कार्ड बनवा रखा और मैं कुछ ऐसा गलत कंटेंट लिख देता हूं, तो वो एसोसिएशन मेरे कार्ड को रद्द कर दे या अगले 5 साल तक मैं कुछ लिख ना पाऊं। मैं चाहकर कहीं मेरी कृति, कहीं मैं अपना लेखन, कहीं सामग्री जमा करवा दूं और मेरे पूछे बगैर वो लोग मेरे कुछ डायलॉग्स बदल दें, तो मैं उन लोगों से सावधान रहूं और आगे उन लोगों के साथ में मिलकर कभी काम ना करूं। इस प्रकार का अगर डर हो तो क्या इस दिशा में हमारा काम हो सकता है? दिलीप जी बताएं। हाँ, मुझे लगता है दिलीप जी बेहतर बता सकते हैं इसको। अच्छी बात की इन्होंने। इसमें ये अगेन वही बात आ गई कि थोड़ा सा नियम हो जिसमें थोड़ी सख्ती हो, कि राइटर आजाद होकर के कहीं कुछ भी ना लिखे, और अगर वो ऐसा लिखता है जो गलत है तो एसोसिएशन पे एक्शन ले, उसके कार्ड को थोड़ा होल्ड पे दे। और इसी ये आपकी बात सही है, ये होना चाहिए। राइटर एसोसिएशन भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी हमारी चीजों में, इस तरह की बात हम उनके बीच रखेंगे। और दूसरा इसमें चीज और ऐड होती है आपकी बात में, वो ये है कि राइटिंग सबसे मेजर काम है पहला ना। तो राइटर्स के लिए हमारी व्यवस्था हो इसी से रिलेटेड कि हम ऐसी वर्कशॉप, ऐसी ऐसी चीजें लगाएं जहां पर हम अच्छे राइटर्स के बीच उन्हें हम रखें और उनको एक वर्कशॉप में राइटिंग के तहत बहुत सारी चीजों की जानकारी भी दें और साथ में उन्हें हम प्रोत्साहित करें कि वो किस तरह की लेखन, किस तरह की सामग्री को आज की दुनिया में लेकर के आए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ इस ऐसी शालाओं में, ऐसी वर्कशॉप में जुड़ना चाहिए। देखिए, जो लोग परफॉर्म करने वाले हैं उन्हें ट्रेन करना, उनको मेंटली तैयार करना और उनकी दिक्कतों को समझना, उन्हें राह देना, ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये भी एक तरीका है इस तरफ से जाने का। लेकिन इस काम में ना, अगर हम सब तरफ से कॉर्नर करेंगे चीजों को, और अगर हम कई तरफ से इस पे हम अगर वो करेंगे, तो ये चीजें ना तेजी से बदलने लगेंगी। तो पहली बात तो कानूनी ऐसी एक कोई व्यवस्था बने जिसके तहत हम कंटेंट पे अपनी निगरानी रख सकें, कंटेंट को बनने से रोक सकें, बनाने वाले को दंडित कर सकें, और उसका एक डर भी होना चाहिए, ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, जैसे भाई ने अभी बोला, मनोज भाई ने, कि ये इसमें भी, हरिओम भाई ने जो बोला, इसमें भी ये जरूरी है कि हम एसोसिएशन को भी आपस में जोड़ करके अपने कामों से उनको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। राइटर एसोसिएशन बहुत बड़ा किरदार निभा सकती है इस काम में। तो ये अच्छा सुझाव है इनका और इसको कंसिडर करना चाहिए, अच्छा सुझाव है। हाँ, प्रशांत जी अभी आवाज सुन पा रहे हैं, तो प्रशांत जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रशांत जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आपका वीडियो हो गया है लेकिन माइक अनम्यूट करिए सवाल पूछने के लिए। जी आवाज आ रही होगी अब? हाँ जी जी आ रही है। जी, नमस्कार सबको, नमस्कार सारे गुणीजन हैं। दरअसल मेरी जो चिंता वही थी कि फिल्मों के लिए तो हमारे पास सेंसर है, लेकिन वेब सीरीज के लिए सरकार भी हाथ खड़े कर देती है। मेरा प्रश्न था शुरू में कि इसको नियंत्रण के लिए क्या क्या उपक्रम किए जाएंगे, लेकिन आप सबके संवाद को सुनने के बाद मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है समेकित रूप से। उसमें विशेष रूप से अनंत विजय जी सर का और दिलीप शुक्ला सर के बातों से मेरा उत्तर आ गया, तो बेवजह समय ना जाया किया जाए। धन्यवाद आप दोनों मान्यवरों को। मेरी चिंता यही थी कि नियंत्रण के लिए क्या किया जाए, और मेरे पास लगता है कि जरूरत भर उत्तर आ चुके हैं। मैं इसका उपयोग आगे कर लूंगा। धन्यवाद आप लोगों का। जी प्रशांत जी धन्यवाद आपका। संदीप पाटिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी कुछ पूछना चाहते हैं तो कृपया अपना पूछें। हाँ जी नमस्कार। सभी को नमस्कार। चर्चा बहुत ही रोचक स्तर पे जा रही है, बहुत ही अच्छी बात कही गई है। तो मेरा ये प्रश्न था कि अभारतीयता के नाम पे एक हिंदू विरोधी कंटेंट सीधे तौर पे अगर कहा जाए ये चलाया जा रहा है, ये हम देख रहे हैं, ये फिल्में हो या ओटीटी पर आने वाली वेब सीरीज हो। तो ऐसे मेकर्स है जो भारतीयता को बढ़ाना चाहते हैं और हिंदू विरोधी कार्य को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे मेकर्स क्यों सामने नहीं आते हैं जो भारतीय संस्कृति को भी बढ़ाना चाहे? ऐसे मेकर्स कहाँ लुप्त हो गए हैं? ये बड़ा प्रश्न है। क्या इस 130 करोड़ के देश में जहाँ हिंदू आबादी सबसे ज्यादा है, वहाँ ऐसे मेकर्स क्यों सामने नहीं आते जो हिंदू आस्थाओं पर और हिंदू जो धारणा है उनको अच्छे परिप्रेक्ष्य में दिखाने के लिए सामने क्यों नहीं आते? बाहुबली जैसी एक आध सिनेमा ही क्यों बनती है? और दूसरा सवाल ये कि ऐसी सरकार आज केंद्र में बैठी है जो इन सब पे मानती है और इन सब को मुद्दों पे ही वो आज सरकार बनी है।
तो वो सामने क्यों नहीं आ रही है आज? जी, ये सब प्रश्न सभी को के लिए है, कोई भी उसका उत्तर दे सकता है। धन्यवाद। हाँ जी, बहुत अच्छा कहा आपने, सही बात है। आपने भी सीधा, कौन बोल रहा है, कोई बोल रहा है? नहीं सर, आप बोलिए। मेरा ये नहीं, आपने जो कहा ना संदीप जी, बहुत सही बात की आपने। देखिए समस्या क्या है ना कि फिल्म मेकिंग, फिल्म निर्माण ना आज हो गया है खेल, गैम्बलिंग जैसा हो गया ये। पहले ये निर्माण था, इसकी एक व्यवस्था थी, एक लेखक होता था, एक डायरेक्टर होता था, इनके अपने एक रुतबे होते थे डायरेक्टर डायरेक्टर के, फिर एक म्यूजिक कंपोजर होता था, देन कहानी के हिसाब से कास्टिंग होती थी, देन फिल्में बनती थी, हर फिल्म कामयाब होती थी, हर फिल्म जुबली होती थी, हर डायरेक्टर की फिल्म अच्छी होती थी। अब क्या हो गया है, अब हो गया ये खोखो हो गया, ये खोखो एक तरह का। अब इसमें हो गया है कि कुछ अलग तरह की जमात आ गई है, पैसे का मैनिपुलेशन हो गया है पूरी तरह से, और उसमें ये हो गया है कि स्टार ही सबसे बड़ा हो गया है, जिसका चेहरा आगे रहता है उसी हिसाब से प्रोडक्ट की वैल्यू बनती है, उस हिसाब से प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, उस हिसाब से उसकी रिकवरी होती है। तो स्टार के चेहरे को दिखा के बहुत कम समय में हो करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो लगाने वाले को पैसा मिल जाता है, दूसरे काम में लगा देता है। तो बेसिक क्या है कि जो हमारे सिंगल प्रोड्यूसर्स थे हमारे, जिनका एक फिल्म मेकिंग का एक कल्चर से आए थे, वो जो फिल्म मेकिंग को एक तरह की रिस्पेक्ट भी थी उनके मन में, और वो टेक्नीशियन को भी काफी रिस्पेक्ट करते थे, साथ में वो ऐसे विषयों को भी रिस्पेक्ट करते थे जो जरूरी है बनने और जो बनने चाहिए, क्योंकि पारिवारिक लोग थे वो। अब क्या है, वो लॉबी एकदम से बैठ गई क्योंकि इस व्यवस्था में वो फिट नहीं बैठ पाए, क्योंकि यहाँ पे पैसों का पूरा खेल हो गया है। अब क्या हो गया है कि वैसी फिल्मों का निर्माण कहाँ से होगा जिन फिल्मों की कोई सुरक्षा नहीं है? ऐसी फिल्मों में पैसा लगाने के लिए कौन व्यक्ति आएगा जिसकी अपनी कोई सुरक्षा नहीं है? पैसा आदमी बाजार में वही लगाता है जहां पैसा उसका आए मुनाफे के साथ। तो अच्छे विषयों के साथ कौन खड़ा होगा कि चलो इससे बनाओ, मैं पैसा लगाता हूँ? क्योंकि बात अभी फिल्म बनाने की नहीं है। फिल्म बनाने के लिए अगर चार लोग भारतीयता को पूजने वाले, भारतीयता को आदर देने वाले, अगर चार व्यापारी आ जाए सामने से, लो मैं इतना पैसा लगाता हूँ, ये विषय बनाओ, लेकिन उसके बाद की व्यवस्था है कि बनाने के बाद वो धन कैसे आना है। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो पूरी खेल है वो अलग हो चुका है। ये फिल्में लगेंगी कहाँ, किस थिएटर में लगेंगी, किस प्लेटफॉर्म से ये रिलीज होंगी, कब रिलीज होंगी, कौन लोग हैं, फिर हमें अपनी कंटेंट को उसी टेबल पे लेके जाना जिस टेबल पे बाजार की चीजें अलग तरह की बेची जा रही हैं या रिलीज की जा रही हैं। तो ये अपने आप में एक संघर्ष है, लेकिन इसमें जो सरकार पहले पहल करे कि वो फिल्म निर्माण में संभावनाएं कैसे पैदा हो, फिल्म निर्माण में उन अच्छे मेकर्स को कैसे खड़ा किया जाए जो अच्छे विषयों पे फिल्म बनाना चाहते हैं, प्लस भी वो वर्ग जो व्यापारों में अलग अलग जगहों पे पैसे बहुत डाल करके व्यापार कर रहा है, ऐसे वर्ग को इस तरफ आना होगा, इधर उसका रुझान दिखाना होगा, यंग व्यापारियों को इस तरफ आना होगा, पढ़े लिखे व्यापारी यंग जो अपना एक विजन, एक सोच रखते हैं, उनको आना पड़ेगा सिनेमा और हमारी इंडस्ट्री की तरफ रुख करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक बड़ा प्योर सा बड़ा अच्छा व्यापार है ये। इसको अगर संतुलन में और नियमों के साथ ठीक से किया जाए तो अगेन बात वो आ जाती है कि हमें एक तरफ रचनाकार, लेखक, निर्देशक और इस तरह के लोग जो यहाँ पर अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं अच्छी विचारधारा के साथ, उनका मनोबल बढ़ाना है, उनको एक पथ देना है। साथ में ऐसी फिल्मों का निर्माण कैसे हो जो निर्माण भी हो और साथ में उसकी प्रक्रिया पूरी हमारे हाथ में होनी चाहिए, कैसे फिल्म दर्शकों के बीच जानी है। आगे का फैसला बहुत अच्छा है, आगे का फैसला इन फिल्मों के हक में है, ये मैं विश्वास से कहता हूँ, क्योंकि हमारा हिंदुस्तानी दर्शक जो है वो अच्छा ही देखना चाहता है, बुरा नहीं देखना चाहता है। बुरा तो हम पत्थर की तरह उसके मुंह पे मारते हैं, बुरा देखना उसकी जरूरत नहीं है, ये तो हम करते हैं। दूसरा है कि हमारे सामने जब विकल्प नहीं होता है तो हम उसी सामग्री को धीरे धीरे स्वीकारने लगते हैं जो हमारे सामने ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा तादाद में हमें दिखती है। ये बड़े दुख की बात है कि बुराई के कंटेंट बनने की, कहते हैं कि जवाब में अच्छी बातें बनने के हालात बिगड़ते जा रहे हैं और खत्म होते जा रहे हैं। बुराई की बात बनने के हालात बनते जा रहे हैं, साधन बनते जा रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, लेकिन अच्छी बात कहने के साधन संसाधन भी खत्म होते जा रहे हैं, बनाने वाले लोग भी खत्म हो जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही घातक है और कुछ दिनों में ये चीज ना और बड़े रूप में आने वाली है अगर हमने बहुत ही संगठित होकर इस पे बहुत जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया तो इससे क्या, देखिए नया व्यक्ति जो आता है उसे फटाफट पैसा चाहिए। आज का जो युग है, उस युग में जो नया टेक्नीशियन आता है, राइटर डायरेक्टर, फटाफट पैसा चाहता है ताकि पैसा हो, फ्लैट ले, गाड़ी ले ले, अच्छी जिंदगी जिए। वो किसी तरह के संघर्ष में इंटरेस्टेड नहीं है, उसे इस बात से पड़ी नहीं है कि फ्लैग को, तिरंगे को किसी ने मरोड़ दिया हाथ से, उसे इस बात से पड़ी नहीं है कि कैसे भगवान राम पे किसी ने मंच पे खड़े होकर तमाशा खड़ा कर दिया, कैसे सीता जी के साथ आप सब जोड़ करके किसी ने अपनी बात कह दी। ये उसका विषय नहीं, उसका विषय है
कि मैं कैसे चमक सकता हूँ। उसका विषय है मेरा नाम कैसे बड़ा हो सकता है, कैमरे कैसे मेरे ऊपर आ सकते हैं, मैं कैसे अपने नाम को बड़ा कर सकता हूँ, मैं कैसे पैसा कमा सकता हूँ। मानसिकता का भी खेल बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन ये संभव सब है, ये हो सकता है, सब हो सकता है, इसे रोका जा सकता है, मगर सरकार को जोड़ के व्यवस्था के साथ ही हो सकता है। नहीं संदीप जी, क्या कहना आपका? जी मैं तो करना चाहता हूँ। हाँ हाँ जी हाँ, नहीं मैं यही कहना चाहूंगा इस पर कि हमने देखा है कि उरी से लेकर तानाजी से लेकर बाहुबली तक सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज है ये, कि भारतीय परंपराओं को, भारतीय सभ्यता को दिखाने वाली फिल्में चलती है और बहुत बड़ी तौर पे चलती है, उसने दिखा देगा। तो ऐसे जिनको पैसे कमाने तो इससे भी कमा सकते हैं, भारतीय संस्कृति को दिखाकर भी सबसे ज्यादा पैसे कमाया जा सकता है, ये प्रूव्ड है। अभी हम देखते हैं तानाजी आप सबसे ज्यादा चली, तो क्यों ऐसे फिल्म मेकर्स इस मुद्दे पर आगे नहीं आते? संदीप जी, मुझे लगता है कि दिलीप जी ने जो बात कही अपने आप में बहुत उसमें एक बड़ी जो बात है समझने वाली है कि एक तो इजी मनी वाली बात, और जो जिस तरीके से कॉर्पोरेट्स बनाकर एक तरीके से बिजनेस पे कब्जा बना है। सिनेमा बनाना आसान है, सिनेमा आप भी बना सकते हैं, जो मुझे समझ में आया मैं भी बना सकता हूँ, अनंत जी भी, विष्णु जी भी बना सकते हैं, लेकिन सिनेमा फिर दिखेगा कैसे, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। और कई बार हमने देखा भी कि बड़े बड़े एक्टर्स में भी इसको लेकर लड़ाई हुई है। अजय देवगन और शाहरुख खान की फिल्म को लेकर लड़ाई हुई, सिनेमा हॉल छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं, इस तरीके की चीजें चलती है। तो एक कॉर्पोरेट सिस्टम में जो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर था, तो कहीं ना कहीं दिलीप जी ने जो एक बात कही है उसके विषय में सोचना चाहिए। और क्योंकि भारतीय चित्र साधना और विश्व संवाद केंद्र के मंच पर ये बातें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है जो पॉजिटिव सोच के जो फिल्म मेकर्स हैं, एक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, उनको भविष्य के लिए तैयार करना, उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करना। तो भारतीय चित्र साधना और विश्व संवाद केंद्र अगर इस बारे में भी चिंता थोड़ी करेगा, तो मुझे लगता है कि दिलीप जी की जो चिंता है, जो आगे समय में उनका कहना भी है, वो आगाह कर रहे हैं आज इस मंच पर कि ये बढ़ने वाली है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी। हमारे साथ डॉक्टर अरुण जुड़े हुए हैं राजस्थान से, वो कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। अरुण जी, कृपया अपना माइक लाइव करके आप पूछ सकते हैं। जी नमस्कार सभी को। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे साहित्य में भी एक वर्ग होता है पल्प फिक्शन नाम से, या जिस लोक साहित्य जो होता है उसको, उसमें जिस प्रकार का अश्लील साहित्य होता है उसको समाज में जगह नहीं दी जाती। तो क्या हम सिनेमा में भी इस तरह की रचना धर्मिता पैदा कर सकते हैं जिससे इस तरह की फिल्मों को, इस तरह की जो फिल्म में जो रचनाएं पैदा की जाती हैं उनको नकार दिया जाए समाज में, हम स्तरीय सिनेमा ही स्वीकार करें? क्या ऐसा हो सकता है, संभव है? और वैसे भी साहित्य में स्तरीय साहित्य को ही आलोचना में स्वीकार किया जाता है, उस पर ही आलोचना लिखी जाती है, लेकिन सिनेमा में ऐसा है कि जिस तरह का नकारात्मक सिनेमा पैदा किया जाता है, आलोचना उस पर ज्यादा लिखी जाती है और उसको आलोचना के तहत ही लोकप्रिय बनाया जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम सिनेमा में भी इस तरह का एक रचना धर्मिता पैदा हो जिससे स्तरीय सिनेमा पैदा हो? जी, इस विषय में दिलीप जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ आनंद जी इस बात का जवाब दें। जी अनंत जी, आनंद विजय जी बताएं इन्होंने जो कहा है। अरुण जी, आपने पल्प फिक्शन की बात की। साहित्य में पल्प फिक्शन देखिए अमेरिका से आया है। भारत में लुगदी साहित्य कह के जिनको खारिज किया गया, कुशवाहा कांत से लेके सुरेंद्र मोहन पाठक से लेके कर्नल रंजीत से लेके वेद प्रकाश शर्मा तक, वो बहुत लोकप्रिय लोग थे, है ना। इनके उपन्यासों पर बहुत सारी कहानियां मिली और एक किंवदंती की तरह वेद प्रकाश शर्मा का वर्दी वाला गुंडा कहते हैं 8 करोड़ प्रति बिकी उसकी। तो इसको मुझे पचाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि उसको हिंदी साहित्य ने खारिज कर दिया। दरअसल साहित्य में वामपंथियों ने एक वर्णवादी व्यवस्था बनाई और लोकप्रिय साहित्य और गझिन साहित्य, जिसको कोई नहीं पढ़ता, जिसको मैं लाइब्रेरी साहित्य कहता हूँ, लोकप्रिय साहित्य और लाइब्रेरी साहित्य को बांट दिया और पुस्तकालय साहित्य की समीक्षाएं करनी शुरू कर दी, आलोचना करना शुरू किया। पढ़े 300 आदमी, लेकिन वो
उनकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी होती थी। जैसे आप सब लोगों को पता होगा कि हिंदी में एक छोटी प्रसार संख्या वाले अखबार के बड़े बड़े संपादक हुआ करते थे। प्रसार संख्या 5000, संपादक की मतलब आप समझिए कि छवि इतनी बड़ी कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जहां तक आप फिल्मों की बात कर रहे हैं, फिल्मों में भी तो दो तरह की चीजें हैं। एक क्रिटिक चॉइस वाली फिल्में होती हैं और एक पॉपुलर जॉनर की फिल्में होती हैं। दबंग जैसे लोग कहते हैं ना, दिलीप जी बैठे हैं इसलिए कहने का साहस कर पा रहा हूं मैं कि दबंग को भी बहुत सारे लोग लोकप्रिय कह देते हैं। वो क्रिटिक चॉइस में नहीं आता। वो क्यों नहीं आ सकता भाई? उसमें भी तो कला है, उसमें भी तो कलाकार है, उसमें भी तो मेहनत लग रही है। लोगों को हंसाना और इंटरटेन करना फुहड़ मान ले जाता है, और जबकि सबसे मुश्किल काम है लोगों को हंसाना। तो ये एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था साहित्य में वामपंथियों ने पैदा की। उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था की देन है ये पल्प साहित्य, लुगदी साहित्य। साहित्य तो साहित्य होता है अरुण जी। इसमें मेरा प्रश्न सर उसको पल्प फिक्शन में अश्लीलता को लेकर था। जिस तरह से अंग्रेजी में भी। बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? अरुण जी आवाज आ रही है? बोलिए। अरुण जी चले गए। ये जो अरुण जी ने विषय उठाया था, अरुण जी उनकी आवाज चली गई, लेकिन ये मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि एक बार एक फुटपाथ पर निदा फाजली साहब को कृष्णचंद्र जी मिल गए और वो कुछ किताब खरीदे थे, तो उनके हाथ में गुलशन नंदा था। तो निदा साहब ने कहा, यार आप ये क्यों पढ़ रहे हो? तो कृष्णचंद्र जी ने जवाब दिया कि जिसको लाखों लोग पढ़ते हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ लिखता ऐसा क्या है कि लोग उसके दीवाने हैं। तो मैं भी ये जानना, सोचना, समझना चाहता हूँ। ऐसे टेढ़ा होगा ना। तो कुछ उसी तरीके का विषय है। हमारे साथ सुनील महेश्वरी जी हैं। सुनील महेश्वरी जी जुड़ना चाहते हैं। सुनील जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना वीडियो और माइक अनम्यूट करें। जी, सबको नमस्कार। नमस्कार सर। विषय काफी गंभीर है और अपन सभी को इस पे सोचना है। जहां तक अभी तक अपनी जो चर्चा हो रही थी उसमें जो अच्छा विषय और कंटेंट बनाना है उनको जहां तक एक प्लेटफॉर्म देने की बातचीत है, अपनी तरफ से कोशिश चालू हो रही है कि अपन चित्र भारती की और चित्र साधना के थ्रू अपन इसको एक प्लेटफॉर्म दें। साथ में जो लोग इसका अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उनको रिकॉग्नाइज भी करते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी इस पे, तो भी एक अपन उनको अच्छे काम करने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। साथ में जो दर्शक है उनको जागरूक करना, उनको बताना, और जहाँ पे विरोध दर्ज करना है वहाँ पे उसका विरोध शुरुआत में, जैसे कि अभी अपनी चर्चा में अपन ने सुना इसको कि भाई कंटेंट बनने के पहले ही अगर अपन उसको पुरजोर तरीके से, जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म पे मालूम पड़े कि इस तरह से वर्क हो रहा है, उसको अपन उसी स्टेज पे अपन उसको वहाँ पे उसका विरोध दर्ज करवाएं, ताकि सबकी जानकारी में है और इसको अपन इफेक्टिवली वहाँ पे रोक सकें। बिल्कुल जी, सुनील जी ने जो बात कही है लगभग उसी विषयों पर हम चर्चा करते हुए आए हैं। और जो एक नई बात सुनील जी ने जोड़ी कि भारतीय चित्र साधना के तहत वो इस तरीके के प्रयास कर भी रहे हैं कि जो एक भारतीय मूल्य, कला, संस्कृति से जुड़े हुए जो विषय हैं उनसे जुड़ी हुई फिल्मों को प्रोत्साहित करें। इसके लिए 3 फेस्टिवल भी अब तक ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं, इंदौर, दिल्ली और अभी इसमें अहमदाबाद में कर्णावती में फेस्टिवल हुआ था, जिसमें इसी तरीके की फिल्मों को, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म्स को प्रोत्साहित किया जाता है। एक सवाल है जो मैं लेना चाहूंगा, वो है आकाशदित्य लामा जी का। उनका, और ये सवाल क्योंकि इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो दिलीप जी इसका जवाब बेहतर दे सकेंगे। राष्ट्रीय विचारों के लेखक, निर्देशक, निर्माताओं को शुरू से इंडस्ट्री के अंदर दरकिनार किया जाता है। सरकारी नीतियां भी भारतीयता का कहीं ना कहीं विरोधी रही हैं।
विगत 25-30 वर्षों में एनएफडीसी या एफडी फिल्म डिवीजन के से फंडेड फिल्मों का एक बार रिकॉर्ड निकालकर अगर देखा जाए तो सारा खेल समझ में आता है। दिलीप जी एक बार इस पर थोड़ी सी टिप्पणी करेंगे, फिर अनंत जी भी क्योंकि समीक्षक हैं, विष्णु जी भी समीक्षक हैं, तो उनसे भी इसमें एक राय लेंगे हम। आकाश जी का विजुअल तो दिखा दीजिए। आकाश जी का विजुअल नहीं है, टेक्स्ट था, इसलिए आकाश जी ने जो लास्ट लाइन लिखी है, बोली है कि खेल समझ में आता है, ये समझा नहीं मैं। ये उनका जो कहना है कि 25-30 वर्षों में एनएफडीसी जो सरकारी संस्था है, फिल्म डिवीजन जो सरकारी संस्था है, उन्होंने जिस तरीके की फिल्मों को फंड किया है, अगर हम उसकी लिस्ट देख लें तो उसके पीछे का जो खेल, जो सोच की दृष्टि से जो खेल है वो समझ में आ जाएगा, ऐसा उनका कहना है। okay. मैं उनकी पूरी बात से सहमत हूँ। और ये भी अब देखिए ना कि सरकारी संस्था पे अभी तक मैं अनुभवी लेखक हूँ, इतनी फिल्में लिख करके मैंने अपने लेखक होने का अच्छा सबूत दे रखा है, लेकिन अभी तक मेरा उत्साह कभी नहीं हुआ कि मैं किसी सरकारी संस्था पे अपनी कोई कृति लेकर के जाऊं, जो संस्था मेरी कृति में सहयोग करे और मैं इसे बना पाऊं। क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था मैं भी देखता हूँ वहाँ पे, ऐसी फिल्में बनी हो, किस तरह से क्या हुआ है, तो उत्साहित नहीं होता है मन मेरा। देखिए इनकी बात से भी वही बात आके जुड़ जाती है कि हमें आज देखिए लाखों लोग हैं जो इस पीड़ा की तरह दिलों में लेते हैं, मुझे मिलते रहते हैं, मैं लगातार मेरे संपर्क में एक्टर भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं बॉलीवुड में, नए लोग बहुत मुझे मिलते रहते हैं। मैं कहूंगा लाखों ऐसे यंग बच्चे हैं और मेच्योर लोग भी यहाँ पर हैं जो कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके अंदर ये पीड़ा है, जिनके अंदर ये दुख है और जिनके अंदर ये उत्साह भी है कि वो कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक मैं आपको सही बताऊं, कार्यक्रम जितनी मजबूती से बनने चाहिए वैसे नहीं बने, रणनीति जैसी बननी चाहिए वैसी नहीं बनी, जितनी तेजी से काम इस पे होना चाहिए वैसे नहीं हुआ। और मेरा ये विश्वास है कि अगर सही ढंग से इस पे एक रणनीति बने, प्रोग्रामिंग क्या है, हमारी प्रोग्रामिंग क्या है, हमारे प्रोग्राम बने इन चीजों पे अंकुश लगाने की, अच्छी चीजों को प्रोत्साहित करने की, अच्छे सिनेमा को प्रोत्साहित करने की, वितरण प्रणाली में घुसने की, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है के लिए उसको समझने की, डिस्ट्रीब्यूशन की दुनिया के कुछ अनुभवी लोगों को ले आएंगे, कानून से अगर समझाना है तो कानूनी लोग हमारे साथ हैं जो हमारे साथ होंगे, जो आपकी देखिए हम सेंसर में तर्क दे करके किसी बात का मान्यता ले लेते हैं, किसी बात का वो ले लेते हैं, नहीं साहब मेरा नायक है वो तो यही करेगा, ऐसा लॉजिक देते हैं। वहां पर हमारा कानूनी आदमी बैठा होना चाहिए जो उसके तर्क में आकर के इस बात को कंडम करे, इस बात को खारिज करे। तो मेरा मोटा मोटा वही है कि कार्यक्रम जैसे बनने चाहिए और जितनी मजबूती से उन पे अमल होना चाहिए, उस तरह की अभी तक कोई विधान व्यवस्था नहीं बनी है। हम सिर्फ ना इस तरह से कुछ भावुकता में मिलकर के सामूहिक तौर पे कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं, थोड़ी बहुत फिल्मों के फेस्टिवल्स लगा लेते हैं, लेकिन आज जरूरत बन पड़ी है, अच्छा हम सक्षम है, इसमें दो राय नहीं, हम सक्षम है और हम ये करने में सक्षम है, परिणाम लाने में भी सक्षम है, लेकिन अब जरूरत है मिल करके प्रैक्टिकली इस पे सोचने की, कार्यक्रम क्या होंगे हमारे, नीतियां क्या होंगी हमारी, मशीनरी क्या होगी हमारी। ऐसा हमें लगता है कि परिवर्तन तो तेजी से आएगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा इतना बड़ा समर्थन आपको मिलने वाला है अगर आप कुछ करने के लिए आगे बढ़ो, अंदाजा नहीं, इतना लोग उकता चुके हैं, मतलब इतना लोग थक चुके हैं इस तरह के प्रदूषण से, परेशान हो चुके हैं कि लोग चाहते हैं मंच हो जहां पर वो आकर के और इनका विरोध करें, जहां पर आकर के अच्छी बातों का साथ दें। ये व्यवस्था बन सकती है, अभी सही वक्त है बनाने का। अपना आनंद जी क्या कहते हैं आप, करना चाहिए अभी तो, आपने कानूनी जो बातें बताई बहुत अच्छी है, वो तो उनका तो अगर ठीक से वो हो तो काफी चीजें अच्छी हो सकती हैं, ऐसा लगता है। मैं अनंत जी आप तक आने से पहले बस एक सवाल है जो आखिरी वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद इसको एक निष्कर्ष की ओर ले जाएंगे। निकुंज जी सवाल पूछना चाहते हैं। निकुंज जी आप अपना वीडियो और ऑडियो अनम्यूट करें। निकुंज जी निकुंज जी सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल अनंत जी से है। एक समय था जब फाइनेंसिंग व्यवस्था पहले भी थी, एक व्यवसायी अपने फिल्मों में इन्वेस्ट करते थे, प्रॉफिट कमाते थे और वो एक अलग हो जाते। वर्तमान में भी वही व्यवस्था है, परंतु क्या ऐसा नहीं लगता कि अब जो कंटेंट को लेकर एक हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ गया है, एक लॉबी निर्माण हो गई है और वही जो एक विशिष्ट एजेंडा चला रही है
जो जिसको हम अभारतीयता कहते हैं, भारत के खिलाफ है, चाहे वो उसको सेना को टारगेट करना हो या हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करना हो या ऐसा इस तरह से कुछ ना कुछ एजेंडा सेट करना हो, तो ये जो लॉबी है जो फाइनेंस कर रही है वो इसमें ज्यादा अधिकतर इन्वॉल्व है। निगुन जी, हमें थोड़ा ना पीछे जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। मैं थोड़ा इतिहास की बातें करता हूँ। एनएफडीसी 1975 में बना, और आप ही के उत्तर के साथ मैं आकाश जी का उत्तर भी देना चाहता हूँ। जो खेल वाली बात कर रहे हैं वो श्याम बेनेगल साहब ने एक बार मुझे अपने इंटरव्यू में कहा, अपने पैसे से फिल्म कभी मत बनाना, एक चवन्नी मत लगाना फिल्म बनाने में। और उन्होंने मुझसे ये कहा कि जीवन भर उन्होंने इसी सिद्धांत का पालन किया। और आप अगर देखें अतुल जी, तो जो एक समानांतर सिनेमा जैसा जो एक हुआ हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड नाम से मुझे परहेज है, वो बहुत भोंडी नकल है हॉलीवुड की, इसलिए मैं बॉलीवुड कहता नहीं, बहुत कम कहता हूँ, कभी निकल जाए तो निकल जाए। तो हिंदी फिल्मों में जो समानांतर सिनेमा का एक गुब्बारा फूला था, तो उसके पीछे अगर आप देखें तो एक बड़ी महीन सी रेखा आपको नजर आएगी कि ज्यादातर उन फिल्मों को एनएफडीसी ने फंड किया था। ज्यादातर देखिए, कला साहित्य और ये सब जो क्षेत्र हैं ये हमेशा राजाश्रय से चलते हैं। अगर आपको राजाश्रय मिलेगा तो ये पुष्पित पल्लवित होगा। बार बार दिलीप शुक्ला जी सरकार की ओर इशारा कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं। हमें इस बात को समझना चाहिए कि एक इतना अनुभवी आदमी आपको ये इशारा कर रहा है। अगर कला को राजाश्रय नहीं मिलेगा तो कहां से काम होगा? और आप उम्मीद कहां से कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शती बीत गई, फिल्म नहीं बन पाई उनपे। कार्ल मार्क्स पे अगर फिल्म बननी होती तो कब की बन चुकी होती बाहर एनएफडीसी के फंड से। ये बड़ा गंभीर सवाल है अतुल जी, मुस्कुराइए मत, आप जुड़े हुए हैं इस फिल्म से, मैं जानता हूं, लेकिन ये पीड़ा देती है। और ये 1975 के बाद से लगातार चला है। वामपंथी देशों के फंड्स आए हैं आपके पास, चाहे वो प्रकाशन व्यवसाय में आए, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में आए। क्या वजह है कि आज चेखव के नाटक हमारे यहाँ ज्यादा खेले जाते हैं, कालिदास के नाटक नहीं खेले जाते? क्या वजह है कि ग्रीक नाटक पर ज्यादा चर्चा होती है और भारतीय नाट्य शास्त्र के, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर चर्चा नहीं होती भारत में? बहुत बढ़िया, सुंदर। ये सब हो रहा है। ये इसके पीछे एक संगठित पूंजी है। आप याद करिए 75 के बाद जब इंदिरा गांधी वापस 80 में सत्ता में लौटी तो इमरजेंसी का चूंकि वामपंथी सीपीआई ने समर्थन किया था, इसलिए उन्होंने ये सारा कुछ आउटसोर्स कर दिया उनको। और उनके पीछे सोवियत रूस की इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी सत्ता और इतनी बड़े पूंजी के साथ वो आए कि उन्होंने आपकी जो स्थिति थी, आज आप रेन एंड मार्टिन के व्याकरण की बात करते हैं, आपको पाणिनि का व्याकरण याद ही नहीं आता। आप हमारे स्कूल के छात्रों से पूछिए कि पाणिनि के व्याकरण जिसपे जर्मनी में इतना शोध हो रहा है वो भारत में बिसराए जा चुके हैं। तो ये सब संगठित पूंजी का है। कला को हमेशा राजाश्रय चाहिए। अगर हमारी मौजूदा हुकूमत सचमुच संजीदगी से फिल्म, संगीत, कला और साहित्य के क्षेत्र में गंभीरता से इसकी लैंडस्केप को चेंज करना चाहती है, तो उसको एक बड़ी, अरे साफ साफ दिलीप शुक्ला जी इशारा कर रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं। आप इशारा को समझिए। और क्या हो रहा है, हो क्या रहा है? अब भी उनका तंत्र इतना मजबूत है। क्षमा करेंगे दिलीप जी, मैं फिर से विकार की तरफ चला गया हूं थोड़ा, लेकिन नहीं जाइए। लेकिन क्या होता है कि जब तक उस तंत्र को आप तोड़ेंगे नहीं, और जो आकाशदीप जी कह रहे हैं वो तंत्र अब भी बरकरार है। अब भी अभारतीय कंटेंट इसी वजह से भारतीय कंटेंट पर हावी है कि वहां पूंजीगत सपोर्ट है उनको किसी न किसी प्रकार से। अल्टीमेटली जब अब ये अंततः और प्रथमतः दोनों
ये दौर जो है ये पूंजीवाद का दौर है। जिसके पास पूंजी है वही सत्ता में होगा और जिसके पास सत्ता है उसी की विचारधारा चलेगी। तो आपके पास राजनीतिक सत्ता है, लेकिन मेरा मानना ये है और मेरा आकलन भी ये है, देश की सांस्कृतिक सत्ता अभी भी कहीं और है। तो ऐसी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी और बहुत बहुत सत्य को सुनना थोड़ा कठिन होता है। और आपने चूंकि मुझे छेड़ दिया इसलिए मैं इन चीजों से बचता हूं, नहीं बोलता हूं। लेकिन कब तक नहीं बोलेंगे आपको आने वाले दिनों में ये सारी चीजें बोलनी पड़ेंगी। और अगर कला के क्षेत्र में आपको भारतीय कंटेंट को आगे बढ़ाना है तो उन लेखकों की, प्रोड्यूसर्स की, निर्माताओं की, निर्देशकों की पहचान करनी पड़ेगी और उनको आगे बढ़कर मदद करनी पड़ेगी। अच्छे कंटेंट के लिए बड़ी लकीर सिर्फ कलम से नहीं खींची जा सकती। ये कहना बहुत आसान होता है कि बड़ी लकीर खींच दीजिए। बड़ी लकीर खींचने के लिए बड़ी पूंजी का समर्थन भी आवश्यक है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ये चीजें विचार करना चाहिए हमें। अब क्या बोलूं, बहुत सारी चीजें बोल दिया। धन्यवाद। अनंत जी, आपने विषय को जिस तरीके से रखा और ये ठीक कहा कि आपने, और बीच में चर्चा के दौरान भी ये शब्द कई बार आया, और इस सोच के पीछे के जो लोग हैं, जिस प्रकार से वामपंथी विचारधारा का नाम आया, और जो आपने जिक्र किया 75 के बाद किस तरीके से जब इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आई तो किस तरीके से कम्युनिस्ट ने कहा इस पूरी प्रक्रिया को बड़ा उसको चलाया। मैं तो इससे थोड़ा पहले जाना चाहूंगा कि एक मित्रों करके एक जासूस हुए हैं केजीबी के, जो बाद में अमेरिका में उन्होंने शरण ली, तो उनका जो डॉक्यूमेंट उन्होंने कॉपी किए थे वो सारे के सारे नेट पे अवेलेबल है। तो वो बताया करते थे कि किस तरीके से केजीबी जो समाज में लोग, सोसाइटी में मैटर करते थे, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने के लिए वो काम करती थी। उसके लिए वो कलाकारों को, शायरों को, फिल्मकारों को रशिया बुलाते थे, उन्हें वहां की दुनिया दिखाते थे। और मित्रों ने खुलासा ये किया था कि 4 केंद्रीय मंत्री उनके पेरोल पे, 4 केंद्रीय मंत्री, कुछ बड़े जो कहते हैं अखबार समूह के जो। अरे अतुल जी, अतीत से सबक सीखो भाई। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि एक जो ये चर्चा जिस विषय को लेकर हम कर रहे थे, सिनेमा और वेब सीरीज में किस प्रकार से भारतीय कंटेंट का प्रयोग किया जा रहा है, तो कुछ एक चीजें मुख्य रूप से सामने आई हैं, और दिलीप जी के भी अनुसार, अनंत जी के अनुसार और विष्णु जी का भी जो कहना है, कहीं ना कहीं से अभी समय है, आपके पास सत्ता है। और अनंत जी ने तो खुल के कहा है कि भाई कला, संस्कृति, साहित्य ये राजाश्रय में ही फलते फूलते हैं, तो कहीं ना कहीं इस और भी ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार, क्योंकि हम इस चर्चा को अब थोड़ा समाप्त करते हैं, तो मैं भारतीय चित्र साधना और विश्व संवाद केंद्र की ओर से अतुल जी एक वाक्य सिर्फ कहूंगा कि आपके पास राजनीतिक सत्ता है, सांस्कृतिक सत्ता के लिए अभी संघर्ष करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने कहा उसको स्पष्ट रूप से। और मैं इस चर्चा में जो हमारे साथ दिलीप जी जुड़े, आपका, अनंत जी का और विष्णु जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना समय निकाला। बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़े, और हमारे साथ जो और सहयोगी देश के अन्य कोने से जुड़े, मैं उन्होंने भी इस चर्चा को सुना और कुछ लोगों ने भाग लिया, मैं उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं इसको समअप के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगा। इसके समअप के लिए जी आप बोलिए। मैं बोलना चाहूंगा, मैं वापस आऊंगा, सत्ता पे आऊंगा। मैं बोलना चाहूंगा कि कोई भी सत्ता, कोई भी शासक, कोई भी व्यवस्था कला और साहित्य को किनारे करके या उसके मर्म को न समझ करके मजबूती से अपनी जगह नहीं बना सकती, ये मेरा अपना विश्वास है। तो हमारे यहाँ क्या हो गया है कि सिनेमा और साहित्य को गंभीरता से सरकारों ने पहले भी नहीं लिया है, और मैं खुला शब्दों बोलूंगा अभी की सरकार भी नहीं ले रही। आज हमारे सिनेमा के सिर्फ जो लोकप्रिय चेहरे हैं, उनके साथ तस्वीरें खिंचाने में सत्ता से जुड़े लोग आनंद ले लेते हैं, अपने इवेंट्स में, फंक्शन में बुला के आनंद ले लेते हैं। और इसके बाद में जब कोई ऐसी स्थिति आती है तो एक मोटा पैसा यहाँ से जो मिल जाता है वो स्वीकार लेते हैं। उसके बाद कोई भी सरकार, और मुझे दुख है कि अभी की सरकार जो इन्हीं सारे मूल्यों के आधार पर बनी है, ईंटें रखी इसी मूल्यों के आधार पर, तो इधर जो है साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा और ये बदला हुआ रूप
जो डिजिटल रूप आया है, अगर इसका हाथ ठीक से जिम्मेदारी के साथ सरकार नहीं पकड़ेगी तो काफी स्थितियां जो है वो बिगड़ेंगी, क्योंकि यहाँ से विचार और सोच का विस्तार होता है, प्रसार होता है, जो सीधा प्रभावित करता है किसी भी व्यवस्था को। तो मैं चाहूंगा कि जनमानस तो है इसके विरोध में, लेकिन सरकार कुछ अपने हाथ फैलाए, कुछ योजनाएं लाए, इस तरफ ध्यान दे, क्योंकि ये बहुत मजबूत बुनियाद है सरकार को मजबूती देने के लिए। ये मुझे कहना था, और मैं इस पे मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कुछ सहयोगों को लेकर के कि क्या हो सकता है। जी, दिलीप जी ने जो कहा है, अब उसके बाद क्योंकि सम अप करने के लिए कुछ बचता नहीं, उन्होंने पूरी निचोड़ कर दिया है, तो मैं एक बार फिर से सबको धन्यवाद करता हूँ इस सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी का आभार। भारतीय चित्र साधना और विश्व संवाद ये चर्चा का सहयोग बनाइए, चर्चा का सहयोग आगे भी बनाइए, ताकि जो बात आज कंटिन्यू इसको हम थोड़ा आगे भी इसमें कुछ करें, आगे बनाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा रहा आप लोगों से। बहुत धन्यवाद अतुल जी, और सभी साथियों को नमस्कार, अनुमति लेता हूँ। नमस्कार। मैंने आपकी बात